उसके बाद आप नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो देख रहे हैं जिसका नाम नेता नगरी है। नेता नगरी में हम हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में विस्तार से उसके सब पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी बैकग्राउंड बदली हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर हूँ और कई जगह नेटवर्क एरिया गड़बड़ रहता है, तो मैं मोबाइल से ये नेता नगरी शूट कर रहा हूँ। तो मुझे फिगर आउट भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि कैमरे की तरफ कहाँ देखना है। और नेता नगरी में हम आज जिन विषयों पे बात करेंगे उसके बारे में मेरे साथी निखिल आपको बताएंगे। आपको आनंद आएगा। तसल्ली से विस्तार से राजनीतिक चर्चा होगी और ये मेरा आपको वादा है, भरोसा है कि कई नई चीजें जो पार्टियां अंदर खाने कर रही हैं यूपी और पंजाब जीतने के लिए, उनके बारे में आपको आज के एपिसोड में पता चलेगा। तो बताइए निखिल, आज किन विषयों पर चर्चा करेंगे हम? आज के एपिसोड में सौरभ चर्चा होने वाली है दो किरदारों की, प्रियंका गांधी और अमरिंदर सिंह, और इनके बहाने इनके सूबों की राजनीति की भी। पहले सत्र में हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पे प्रियंका गांधी लगातार नेशनल लेवल पे विजिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रही हैं, मैदानी दौरे कर रही हैं। लखीमपुर खीरी में हमने उन्हें देखा, बाद में आगरा में देखा, दोनों जगह हिरासत में भी ली गई। तो क्या मैसेज प्रियंका गांधी देने की कोशिश कर रही हैं, और क्या इसका कोई इलेक्टोरल मैनिफेस्टेशन, चुनावी जीत में क्या वो तब्दील कर पाएंगे अपने 40% महिला टिकटों जैसे ऐलानों से? उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम पंजाब जाकर के हाल लेंगे अमरिंदर सिंह का, जिनके एक के बाद एक ऐलान आने खत्म नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अब साफ कर दिया है कि वो अपनी पार्टी भी बना रहे हैं, और अंदर खाने की चर्चा चल रही है शायद शायद भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी कोई बातचीत चल रही है। इन सारी चीजों पर बातचीत होगी। चलते हैं हम नेता नगरी के पहले सत्र की ओर। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव की दहलीज पर खड़ा सूबा, जहां पर हमारी टीमें भी फील्ड रिपोर्टिंग कर रही हैं। साथ साथ में बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी वहां पे होते जा रहे हैं। हमने इन दिनों देखा है कि प्रियंका गांधी लगातार टूर्स कर रही हैं। जब मिलने जाती हैं अरेस्ट हो जाती हैं, और बनती है बड़ी खबर जो दिल्ली तक सुनाई आती है। और इसी को लेकर के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वॉचर्स हैं, पत्रकार हैं, ये सूझने और बूझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रियंका उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद देश की राजनीति में अपने लिए जगह तलाशने की कोशिश कर रही हैं, और उस बीच उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घट रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे आज। जितने अभी हैं उनका तारुफ हम अभी करा रहे हैं आपको। वरिष्ठ पत्रकार राजीव सरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आशीष मिश्रा। सौरभ भी जुड़ रहे हैं, राहुल जी भी आएंगे, लेकिन उन्हें भी थोड़ा वक्त है। हम शुरू करते हैं। मैं ओपनिंग कमेंट्स चाहता हूं आशीष जी और राजदीप, आप दोनों से, कि ये जो ऑप्टिक्स वाली बात है कि अब विजिबली हम प्रियंका गांधी को फील्ड पर देख पा रहे हैं। पहले लोग पूछते रहते थे कि कहाँ हैं कांग्रेस लीडर्स, कहाँ हैं, तो अब वो टेलीविजन पे हमें दिख रहे हैं, ट्विटर पे हमें दिख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं राजदीप? देखिए, एक तो बात माननी पड़ेगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा टेलीविजन पर जरूर विजिबल है, और टेलीविजन के साथ साथ जमीन पर दिखी है पिछले 2 हफ्तों में। आप देखेंगे जो कवरेज एक तरह से कांग्रेस और प्रियंका को पिछले 2 हफ्ते में मिली है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 सालों में शायद ना मिली हो। हाथरस में भी मिली थी, उसके बाद मुझे लगता है ये एक बड़ा जिस तरह से लखीमपुर खीरी के बाद जो मीडिया फोकस उन पर रहा है। मैं आपको आश्चर्यजनक बात है कि उसी दिन सुबह जिस दिन उन्होंने ये 40% की अनाउंसमेंट की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हम मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि शाम के बुलेटिन में क्या इस पर डिबेट हो। तो कई लोगों ने कहा यार, तो कांग्रेस तो चौथी पोजीशन में है, कहां उन पर डिबेट हो सकती है। शाम होते होते आप देखेंगे सभी चैनल पर लगभग प्रियंका गांधी वाड्रा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट हुआ। तो कांग्रेस को एक तरह से बातचीत में लाया गया है, कॉन्वर्सेशन में कम से कम लाया गया है। लेकिन ऑप्टिक्स एक चीज होती है जिसकी बात आपने निखिल की, दूसरी बात होती है क्या ऑप्टिक्स को आप वोट में तब्दील कर सकते हैं। मुझे लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा, जिसे बिजनेस में आप कह सकते हैं लो रिस्क मॉडरेट प्रॉफिट ऑप्शन ले रही है। इसका मतलब क्या है? सब आप कह रहे हैं, सब जितने हमारे विज्ञान पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं कहते हैं कि कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी, उतनी भी आएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। पिछली चुनाव में केवल 7 सीटें आई थी 2017 में, 2019 में 1। तो लो रिस्क है। अगर 15-20 सीटें भी आई तो लोग कहेंगे देखिए हम दुगने हो गए। उधर ये भी कहा जाएगा कि कम से कम, जैसे मैंने कहा, आप कॉन्वर्सेशन में आते हैं। और तीसरी जो बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमेशा निखिल ये आरोप लगाया गया है
कि आप गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, आप आते हैं केवल रायबरेली और अमेठी में। मैंने भी किया है कि आप 2014 तक उसके बाहर भी नहीं गए। अब कम से कम ये तो हम नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय केवल गेस्ट अपीयरेंस कर रही है यूपी में। हालांकि केवल 4 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा दिखाई दी, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि 2019 के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर ज्यादा दिखाई दी है। इनफैक्ट उनके किसी एक व्यक्ति ने हमें व्हाट्सएप भी किया जब हमने ये क्रिटिसिज्म की थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा केवल गेस्ट अपीयरेंस है, संगठन का है। उन्होंने हमें दिखाया कि कितने कांग्रेसी उनके मुताबिक जेल में गए हैं। उनका कहना है कि पिछले 1.5 साल में 18,700 कांग्रेस वर्कर्स जेल गए हैं 3 दिन से 3 महीने तक। अब ये फिगर चेक करनी है, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो ये तो मानना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने थोड़ा तो कांग्रेस जो संगठन बिल्कुल खत्म हुआ था उसे आगे बढ़ाया। लेकिन ये क्या वोट में तब्दील होगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। ऑप्टिक्स से, साउंड बाइट से, फोटो ऑप से, टेलीविजन पर आने से आपको वोट केवल नहीं मिलते। वोट के लिए आपको ग्राउंड गेम की जरूरत है। क्या कांग्रेस के पास उस ग्राउंड गेम है? इस पर अभी भी मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है। एक लास्ट बात मैं कहूंगा निखिल, ये जो 40% महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट हुआ, ये भी ऑप्टिक्स की तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरी नजरिए से ये भी मानना पड़ेगा कि वुमन वोटर जो है वो अब महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने किस तरह वुमन वोटर को अपनी तरफ किया, लेकिन केवल टिकट से वुमन महिला आपकी तरफ नहीं आती, आपके पास प्रोग्राम चाहिए। ममता बनर्जी के पास कन्याश्री, रूपश्री जैसे प्रोग्राम्स थे। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा के पास उस तरह के कोई प्रोग्राम्स हैं जो महिलाओं को अपनी तरफ कर सकते हैं? तो ये बड़े सवाल है। लेकिन हाँ, टीवी पर जरूर, क्योंकि उनमें शी इज कैरिस्मेटिक, आपको मानना पड़ेगा। टीवी वहीं जाता है जहां उनको कोई कैरिस्मेटिक नेता दिखता है, वो जाता है प्रियंका गांधी वाड्रा के पास इसी वजह से। आशीष जी, राजीव सर जो चीजें बता रहे थे वो नेशनल प्रेस के हिसाब से वो बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ वही है, क्योंकि उसी तरह से विजुअल की जो पॉलिटिक्स होती है न्यूज रूम्स के अंदर वो इसी तरह चलती है, जिसके बारे में उन्होंने अभी दर्शकों को समझाया। लेकिन जो अपनी सीमित समझ में मुझे ये भी लगता है कि दो धाराएं बहती हैं खबरों की। एक चलती है जो नेशनल प्रेस खुद को कहना चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे एक नैरेटिव चलता है, और दूसरा एक स्टेट लेवल का एक अपना इकोसिस्टम होता है समाचारों का, खबरों का, उठक मिलना बैठना बात करना। उन सर्कल्स में, उन हलकों में प्रियंका गांधी को लेकर क्या बातें हो रही हैं? उनको लखीमपुर खीरी में देखा गया, वो वहां अरेस्ट हुई, आगरा जाते हुए भी हिरासत में गई। इससे पहले ये होता था कि कांग्रेस में जो सबसे बड़े लीडर हम ऐसी एक्टिविटी में देखते थे वो होते थे अजय कुमार लल्लू, उन्हें हर कहीं अरेस्ट कर लिया जाता था। अब कांग्रेस के शीर्ष नेता भी इस तरह की जमीनी चीजों में विजुअली दिख रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता तक भी यही विजुअल जा रहे हैं, या फिर वहां का जो न्यूज इकोसिस्टम है वहां दूसरे तरह की चर्चाएं अब भी चल रही है? नहीं, देखिए, अगर आप देखें कि जब प्रियंका गांधी ने जब यूपी का चार्ज लिया तो पहले तो उन्हें ईस्ट यूपी का प्रभारी बनाया गया था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया वेस्ट यूपी के प्रभारी थे। लेकिन इलेक्शन जब अपना लोकसभा का चुनाव हुआ 19 में, उसके बाद प्रियंका गांधी ने पूरा चार्ज संभाला। तो पहला जो सोनभद्र में कुंभा में नरसंहार हुआ था जिसमें 17 लोग मार दिए गए थे, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था प्रियंका की राजनीति में। प्रियंका ने पहली बार वहां पर सोनभद्र में जाने का गई और मिर्जापुर में जो सड़क पर धरने बैठी, तो पहली बार उनका एक अपीयरेंस आया कि वो भाई सड़क की राजनीति करना चाहती हैं। और उसी के बाद उसके बाद आप देखेंगे कि तो अजय कुमार लल्लू की जो आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जब लीडर कर रहा होता तो उसके साथ के लीडर भी प्रोत्साहित होते हैं कि उस तरह चलने के। उसके बाद अजय कुमार लल्लू ने झाड़ी लगा दी जहां जाते थे वहां पे 90%। तो वो तो देखिए सबसे बड़ा जो अंतर था कि हिट एंड रन की पॉलिटिक्स हो रही थी, मतलब किया, उसके बाद फिर आप महीने 2 महीने चुप बैठ गए। प्रियंका गांधी ने किया, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा भी की थी। सबसे पहले प्रियंका थी वो महाराष्ट्र से, प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर तक गई थी और रात में चुनाव के लिए रुके थे। तो ये सब देखिए इलेक्शन, अभी हमने जब देखा 2014 में मोदी जी का उभार हुआ, भाजपा का उभार हुआ, क्या देखा? एक फेस था मोदी और उसके साथ एक संगठन लगा हुआ था। तो प्रियंका देखिए एक दिन में संगठन नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन प्रियंका अभी क्या कर रही है, वो फेस बनने की कोशिश कर रही है कि लोग उनको देखें, वो फेस बने।
तो अभी इनके संगठन में मेरी जानकारी है, इनका कहना है कि हमने गांव लेवल में भी 21 उसकी कमेटी बना दी है। तो गांव, मंडल और इस तरह से ब्लॉक लेवल तक इन्होंने एक कमेटी बनाई है। इनका दावा है कि हमारे संगठन हो गए हैं और उसमें सब नए लड़के, यूथ, इन सबको हमने जगह दी है। लेकिन अभी उसको टेस्ट होना बाकी है। मतलब अभी कोई ऐसा पंचायत इलेक्शन हुआ है, इनका कहना है कि ये 200 सीट, 200 जिला पंचायत सदस्य के जीते, लेकिन मुझे लगता है ये अंडर 100 थे। तो अभी, और जिला पंचायत अध्यक्ष कहीं इनके जीते भी नहीं। तो क्या है कि अभी जो प्रियंका ने जो भी संगठन का काम किया, इसमें यहाँ पर पूरी नई टीम उतार दी है। अगर आप यहाँ पे, मैं तो बीते 10-12 साल से लगातार कांग्रेस दफ्तर जा रहा हूँ, लेकिन एक बात है जो चीजें अंतर आई हैं कि कांग्रेस का जो पूरा दफ्तर है वो रिनोवेट हो गया है। उन्होंने, देखिए क्या था, पहले जो एक चीज होती है जो लोग ध्यान नहीं देते थे, कि पहले क्या होता था कि उनके मीटिंग्स रूम जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे, कि क्योंकि भाई उतने में ही काम चल रहा था। लेकिन अब आप जाएं तो कांग्रेस के पास भी बड़े बड़े हॉल हैं, जिनको वो अपने हॉल्स को भी भर लेते हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके मतलब कि लोग उनके पास आ रहे हैं इस बार। ऐसा नहीं, अभी जिस दिन प्रियंका गांधी ने अनाउंस किया कि हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे, उस दिन वहां उनकी महिलाओं का पूरी मीटिंग थी और एक बड़ा हॉल था जो कि महिलाओं से खसाखस भरा हुआ था। आप और लोगों से बात करेंगे कि वहां प्रियंका गांधी का जो ये प्रदेश मुख्यालय था वो पूरा महिलाओं से और प्रदेश भर की महिलाओं से वो पटा पड़ा था। तो एक बात तो ये है कि जो चीजें अंदर खाने में, जो चीजें अंदर कांग्रेस कर रही है, कहीं ना कहीं उनका संगठन कुछ तो पहले से 2017 से कुछ, कितने भी आधा एक पर जो भी हो, थोड़ा सा मजबूत हुआ है। प्रियंका गांधी के आने से ये 2 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है। हाँ, अभी इसको टेस्ट होना बाकी है क्योंकि वो बिल्कुल नया संगठन है, नए लोग हैं। तो इसको लेके एक चर्चा तो है। प्रियंका जिस तरह से अपना एक्टिविज्म दिखा रही है, मतलब प्रियंका गांधी को अभी एक कार्यक्रम था, प्रियंका गांधी अपना भूल गई कार्यक्रम करने को, चले गई दिल्ली। इनको यहाँ बोला गया कि आपका कार्यक्रम लगाओ, तुम रात लौट आई। ऐसा भी हुआ। तो ये दिखा रहा है कि आप चीजों को कितने सीरियसली ले रहे हैं। तो ये अभी एक चेहरा बनने की कवायद है, एजेंडा सेट करने की कवायद है। संगठन अभी कितना मजबूत है ये इसका टेस्ट होना बाकी है। लेकिन हाँ, प्रियंका चर्चा में है, एक चेहरा बनने की कवायद तो है। संगठन की सेहत को लेकर तो वैसे भी नेता नगरी में हम सिलसिले बार बात करते रहे, सभी पार्टीज के इंक्लूडिंग कांग्रेस। राजीव सर, हम ये चीज आप ही के पास आ रहे हैं, हम चाहते हैं आप उस तरफ थोड़ा लाइट डालें कि प्रियंका अब मुद्दे चुन रही हैं और उनके लिए सड़क पे भी उतरना चाह रही है। लखीमपुर खीरी हो गया, आगरा हो गया और बाकी उदाहरण आशीष जी बता ही रहे थे। लेकिन एक चार्ज लगाया जाता है कांग्रेस पे और कांग्रेस के लीडर्स पे कि वो एक्टिविटी के लिए गलत मुद्दा चुन लेते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि वो जिस मुद्दे को चाहते हैं कि वो इलेक्शन लेवल की पॉलिटिक्स उस पर करें, वो उतना गंभीर या उतना लंबा स्ट्रेच होकर के चुनाव तक के पहुंचता नहीं है। यही चीज उनके 40% आरक्षण को लेकर भी कही जा रही है कि आपने अनाउंस वहां किया है जहां पे वैसे भी आपका कोई विनिंग चांस नहीं है। जो ये एक्टिविटी है, यस इट इज विजिबल, लेकिन ये इलेक्टोरली कितना साउंड है उस पर आप प्रतिक्रिया दें। देखिए, आपने बड़ी बात कही निखिल, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी भी बात मैं ऐड करूं जो आशीष ने भी कहा। देखिए, प्रियंका गांधी रहती है यहाँ दिल्ली में, खान मार्केट के बगल में, और राजनीति उनकी उत्तर प्रदेश में है। ये भी चार्ज है कि अगर आप वाकई सक्रिय रहना चाहती है उत्तर प्रदेश में, तो आप लखनऊ क्यों नहीं रहती। अब हमें कहा गया है कि उन्होंने वहां एक घर खरीद लिया है या रेंट पे लिया है, तो ज्यादा वक्त वहां गुजारेगी। उनका यह भी कहना है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं हूं। यही तो परेशानी है, जब तक आप मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं बनते तो एक तरह से पूरी तरह से उस स्टेट की राजनीति में आप सक्रिय नहीं हो पाते, क्योंकि आप चेहरा है लेकिन आप वहां नहीं रहते। तो ये उनके खिलाफ आर्ग्यूमेंट था। जहां तक आपने सवाल पूछा वो बड़ा वाजिब है। आपको ध्यान होगा 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले राहुल गांधी ने इसी तरह से भट्टा परसौल का मामला उठाया था। तब भी ये था कि जमीन का मामला उठाकर राहुल गांधी एक तरह से वहां की सरकार, जब मायावती की सरकार थी, उनके खिलाफ एक हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। हुआ क्या उसका? उस आंदोलन को आगे वो नहीं ले पाए। पूरा जो लैंड एक्विजिशन का जो मुद्दा था वो वहां तक सीमित रह गया। वो उस पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को उस पर पूरी तरह से घेर नहीं पाए, न ही कांग्रेस के संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में उसे मजबूत कर पाए। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि एक तो है उत्तर प्रदेश इज द साइज ऑफ ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। आप अगर 20 करोड़ की आबादी के राज्य में हैं
उसमें आपको केवल एक या दो इंसिडेंट से आप पूरे राज्य में अपना संगठन नहीं बना सकते। आप अगर मुद्दे को उठा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आज की राजनीति में, जो बीजेपी ने बड़ी अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश में की है। बीजेपी केवल मुद्दों को उठाकर आगे नहीं आई है, उन्होंने वहां सोशल इंजीनियरिंग की, मंदिर का मुद्दा जो 90 के दशक में उठाया उसके पहले उठा, उसके साथ साथ एक सोशल इंजीनियरिंग भी हुई। आपने अपनी सामाजिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें बदलाव किया। मायावती ने भी, आपको मालूम होगा 2007 के चुनाव में जिस तरह से ब्राह्मण दलित कंबाइन करवाया था, उसमें जो वो सक्रिय रही थी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी राजनीति वहीं से की थी। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल एक लखीमपुर खीरी के मुद्दे को उठाकर आप पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति नहीं कर सकते। आपको हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लगातार ये बताना पड़ेगा कि देखिए मैं वहां सक्रिय हूं और मेरे साथ एक सोशल इंजीनियरिंग का एक कोई स्ट्रेटेजी है। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 40% जो महिलाओं का आपने अनाउंसमेंट की, कम से कम ये तो आप कोशिश कर रहे हैं कि चलिए महिला वोट जो है उनके मुद्दे हम उठाएंगे, केवल टिकट नहीं। बार बार आप देखेंगे, आप हर भाषण में प्रियंका गांधी महिलाओं पर बात करती है, तो उनको ये पता चल गया है कि ये एक ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, जिसको लेकर आप आगे कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल एक मुद्दे, ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। अब तक कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कहूंगा उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में हिट एंड रन पॉलिटिक्स रही है, जहां आप जाते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं और फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। अब आपको वहां बैठकर अगले 5 साल आपकी राजनीति करनी पड़ेगी। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इसके लिए तैयार है? इस पर निखिल अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। हमारे जो काबिल दोस्त हैं, सीनियर हैं, राजदीप जी, ये इनके राजनीतिक विश्लेषण को मैं बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन मैं इनकी कही कुछ बातों से नाइत्तेफाकी रखता हूँ। राजदीप जी ने 2012 और भट्टा परसौल का जिक्र किया। अल्ताफ रजा का वो गाना है ना, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 2012 के सिलेक्टिव एक्टिविज्म को 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिसमें एक अरसे के बाद कांग्रेस ने 200 सीटों का आंकड़ा पार किया था, यूपी में एक अरसे के बाद 20 सीटों का आंकड़ा पार किया था, और उसके बाद एक जो, जिसको उस समय कुछ पॉलिटिकल टिप्पणीकारों ने कहा एनजीओ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें दिग्विजय सिंह ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स में राहुल के गुरु बताए जाते थे, फिर दिग्विजय उस पर मुस्कुराते थे, फिर राहुल धीरेन्द्र सिंह जो आज की तारीख में जेवर से भाजपा के विधायक हैं, उनके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते थे, और एकदम से एक दिल्ली में मीडिया का एक वर्ग उसको कि एकदम से यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, एक फ्रेश एयर, उस तरह से व्याख्या करता था। लेकिन जब प्रियंका गांधी आई, जब तक आने का हल्ला था 2017 में देवरिया टू दिल्ली खाट यात्रा, और फिर खाट खड़ी हो गई और फिर खाट उठ भी गई और 7 पसंद है का नारा आ गया, तब बात थी कि प्रियंका आए, प्रियंका नहीं आई। 2019 के पहले आई, लेकिन तब तक मोमेंटम इतने खिलाफ जा चुका था कि शी कुड नॉट अरेस्ट। यहाँ पे आशीष भाई हैं जो लगातार देख रहे हैं, मैं उनकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था कि नजर तो आने लगी है कांग्रेस, लखनऊ में, दिल्ली में, मीडिया में यूपी कांग्रेस दिख रही है, और इस बात का क्रेडिट तो उनको जाएगा। लखीमपुर खीरी में घटना हुई, प्रियंका दिल्ली से रात में ही पहुंची और रात में ही चल दी, और उनके साथ के सहयोगी रहते हैं संदीप सिंह, तो उनके हर मूव को खासतौर पे जैसे ही कन्फ्लिक्ट या टसल की सिचुएशन होती है रिकॉर्ड करते हैं। आगरा में जब अभी पुलिस कस्टडी में मर्डर हुआ एलिजेड, तो उसमें भी वो तुरंत पहुंचे। लोहिया जी एक बात कहा करते थे राजदीप जी, सियासत में पर्चा, खर्चा और चर्चा, ये 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। तो चर्चा के मामले में तो वो वापस से आ गए हैं। अखिलेश ने भी यात्रा शुरू की है, लेकिन अखिलेश की यात्रा, मुझे पार्टी सूत्रों ने कहा कि एक अच्छा मुहूर्त था तो शुरू हो गई, 2 दिन चली वो यात्रा, जिसमें कुछ बुंदेलखंड का हिस्सा और कुछ कानपुर का हिस्सा, और एक लेग पूरा हो गया। एक आध 2 जगह वो भी पहुंचते रहते हैं। तो इन सब के बीच सवाल दूसरा ये आता है कि आपने ऊपर तो एक आप खबरों में आने लगे, कन्फ्लिक्ट होने लगा, लेकिन क्या ग्राउंड पे
उस बात को कन्वर्ट करने के लिए या उस बात को बूथ पर दिखाने के लिए मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है। और दूसरी चीज, आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग का जो प्रयास कर रहे हैं, आशीष इसमें और बता पाएंगे किस तरह से तमाम बड़े जिलों के जो बड़े नेता हैं वो एक एक करके अभी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और ज्यादातर नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। कानपुर देहात के एक बड़े नेता हैं राजा रामपाल, वो चले गए, विनोद चतुर्वेदी उरई से चले गए, और ऐसे कई नाम जोड़े जा सकते हैं। अब इसकी दो तरह से व्याख्याएं हो सकती है। एक कि ये जो तमाम बड़े नाम थे ये बरगद हो गए थे, इनके चक्कर में कोई दूसरा पनप ही नहीं पा रहा था, इसलिए इनसे मुक्त होना जरूरी था, इनको साइडलाइन किया जा रहा था, नए संगठन में दूसरों को अकोमोडेट किया जा रहा था। दे वर फीलिंग अनकंफर्टेबल, दैट्स व्हाई दे मेड दिस मूव। एक व्याख्या तो ये हो सकती है कि नए के लिए जगह बनाने की, जो आपको केंद्र में और कई राज्यों में दिख रहा है। दूसरी व्याख्या ये हो सकती है कि क्या आज की तारीख में कांग्रेस के पास जो जमे जमाए नेता थे, जिनके अपने नाम पे 5-10 हजार 20 हजार वोट गिर जाता था विधानसभा में, उनसे मुक्त पाके कांग्रेस बूथ पे मजबूत दिखेगी, क्योंकि वहां पे जो जहां जहां थोड़ा बहुत था भी, वो इन्हीं बड़े नेताओं के इर्द गिर्द था। आप झांसी में आएंगे तो आपको प्रदीप जैन आदित्य के इर्द गिर्द दिखेगा, गया रागी है, राठ सपा में चले गए कांग्रेस छोड़ के, तो ऐसी एक लंबी लिस्ट है। और दूसरी बात, 19 के चुनाव का जिक्र हो रहा था कि आप देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा मैं 6,000 रुपए दूंगा किसान सम्मान निधि, और इसका बड़ा फायदा मिला। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो भी फील्ड पे घूमा वो इस बात की तस्दीक करेगा। तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के अलावा इस 6,000 का फायदा मिला। किस्त आ गई, किस्त नहीं आई, हमारी एक आ गई, हमारी दो आई। राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि वो 72,000 देंगे, 12 छंग 72, ये मतलब महीने में 6,000 देने का प्रॉमिस कर रहे थे, लेकिन उसका रेजोनेंस नहीं हुआ क्योंकि ग्राउंड पे पता ही नहीं था। जो आशीष भाई ने बात कही कि 40% बड़ी अच्छी बात है, सब चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लेकिन क्या ये जमीन तक बात पहुंच पाएगी? क्या आपके पास वो हरकारे हैं? क्या आपके पास वो तौर तरीके हैं जहाँ पे आप एक नारा दो, एक चीज तय करो और गांव गांव की चौपालों में उसकी जोरदारी से चर्चा होने लगे? मैं अब तक यूपी में जितना घूमा हूँ, मुझे चर्चा भाजपा की और सपा की खूब सुनाई देती है, किसी किसी पॉकेट में बसपा की सुनाई देती है। कांग्रेस की चर्चा मुझे गांव की चौपालों में, शहर की चौपालों में नहीं सुनाई। चलिए, इन रिमार्क्स के बाद राव जी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। जिस चीज की तरफ सौरभ हिंद भी कर चुके हैं, सपा वाले एंगल पे हम जरूर आएंगे, और कांग्रेस के लिए कितना मैनिफेस्ट होगी ये चीज इलेक्टोरल रिजल्ट में, उस पर भी। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की दुनिया में हम जी रहे हैं। किसी सीधी चीज में जब तक नींद में नहीं निकाला जाता, नहीं भरता है पेट, तो और वहीं से निकल के सवाल आता है कि जितनी एक्टिविटी हम कांग्रेस की खबरों में देख पा रहे हैं, जितने विजुअल देख पा रहे हैं, वो इसलिए भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है बार बार प्रियंका गांधी को अरेस्ट, ताकि अखिलेश का जो मीडिया अपीयरेंस है वो थोड़ा सा सबड्यूड रहे। क्या इस लाइन ऑफ थॉट में आप यकीन करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी चाहती हो कि विजिबिलिटी प्रियंका गांधी की रहे और उन्हीं की बनी रहे, ताकि जो एक दूसरा क्लेमेंट टू पावर हो सकता है अगर वो चुनाव ढंग से लड़े, सपा, उसकी चर्चा थोड़ी कम हो? निखिल, बिल्कुल लॉजिकल है, और इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स इसी से लड़ी जाती है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अगर आप 2019 का भी चुनाव देखें तो, या 2014 का भी देखें, कांग्रेस बहुत वीक होने के कगार पे थी। 2017 का यूपी विधानसभा का चुनाव देखें, कांग्रेस बहुत वीक हो चुकी थी, लेकिन वो शहजादे कमेंट आपको बार बार क्यों सुनाई देता था? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बात जानती है कि व्हेन इट कम्स टू अ बैटल विद द कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी को एडवांटेज है कंपेयर टू बनिस्बत रीजनल प्लेयर्स के। और रीजनल प्लेयर्स अपनी अपनी यूएसपी लेकर के अपना अपना वोट बैंक और अपना अपना रीजनल स्ट्रेंथ लेके आते हैं। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बीजेपी को लड़ाई नेशनल करने में मजा आता है क्योंकि उसके पास एक नेशनल लीडर है। बंगाल में अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी है, और वहां पे क्यों मात होती है? क्योंकि वहां की उनकी जो रीजनल लेवल की लीडर है वो मात दे देती है। उड़ीसा में क्या होता है? उड़ीसा में एग्जैक्टली होता है कि आप नेशनल लेवल पे भले खेल लें, लेकिन स्टेट लेवल पे नवीन पटनायक भारी पड़ जाते हैं। कोशिश बीजेपी की लगातार रही है
कि विधान लोकसभा चुनाव आए तो राहुल गांधी को एक सिंबल और एक टारगेट बना करके सीन को, जो छितरा हुआ सीन है पॉलिटिकल सिनेरियो ऑपोजिशन का, उसको एक फोकस पे ले आया जाए कि वोट किसी का है रीजनल प्लेयर्स का तमाम राज्यों में, मगर लड़ाई को बीच कांग्रेस से है। एक तरह से जिसे कहेंगे कि आप अपने ओपोनेंट को खुद ही प्रॉप कर देते हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मंशा एग्जैक्टली यही है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से प्रियंका गांधी की प्रेजेंस को इतना ज्यादा हाइप कर दीजिए कि जो रियल प्लेयर्स हैं वो न्यूज की विजिबिलिटी लेवल से या दंगल में दिखाई देने से कम हो जाएं। अगर आप इसमें कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी देखिए तो यानी मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि सही है या गलत, लेकिन कहीं आप ये देखिए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी ने 2 दिन बाद ये आकलन बड़ा साफ कर लिया कि ये मामला फार्मर्स जो कि सिख हैं और ब्राह्मण का है। और बीजेपी ने ये बात देख ली थी कि जब दुबे साहब एक बहुत महान क्रिमिनल थे, जब उनको मारा गया तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया। यहाँ पे रॉबिन हुड सिस्टम में ये है कि साहब आप मेरी जाति के आदमी सही हो या गलत उसको कुछ कह दें तो गलत होगा मेरे लिए। इसको देखते हुए बीजेपी ने साफ फैसला लिया कि ये डेलिब्रेट गो स्लो किया कि उनका साहब बेटा गाड़ी में था मगर उसके लिए कोई तफ्तीश नहीं हो रही। आर्यन को, शाहरुख खान के बेटे को सबूत नहीं मिली, ड्रग्स या तमाम के बावजूद एक टेस्ट केस बनाया जा रहा है, ट्रॉफी बनाया गया। सिमिलरली यहाँ पे ट्रॉफी बनने से रोका गया कि यानी हम ये कह रहे हैं कि साहब हम गो स्लो में हैं तो हम ब्राह्मणों को सिग्नल दे रहे हैं। अब यहाँ कांग्रेस की स्थिति देखिए, करीब 7 से 8 लाख वोटर है सिख उत्तर प्रदेश में और उसके वोट को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। तराई के रीजन में उसका वोट सिग्निफिकेंट माना जाता है। कांग्रेस पंजाब में सिख वोट की क्लेमेंट है तो वो यहाँ पे आकर के कांग्रेस जाती है, प्रियंका गांधी जाती हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करती हैं, सबसे पहले आगे बढ़ के जाती हैं। समाजवादी पार्टी बाद में आती है। देखिए वो ब्राह्मण वोट की एस्पिरेंट है तो वो बाद में आती है। बीएसपी लखनऊ में बैठे हुए मायावती स्टेटमेंट देती थी, उससे आगे नहीं जाती है। उसका कारण है साहब, कई बार गो स्लो का भी फायदा होता है, कई बार रिट्रीट में भी फायदा है, ये वॉर स्ट्रैटेजी होती है। तो इस वजह से आप देखिए कि प्रियंका गांधी कूद पड़ती हैं। अब सिख वोट को लेकर के मैं अभी दादरी और तमाम इलाकों में घूम रहा हूं, आप यहाँ जहां भी जाइए तो लखीमपुर का रेजोनेंस ब्राह्मण वोटर में यह है कि साहब बीजेपी ने इस मामले में जो डील की वो सही कही, यानी कानून में जो कोताही बरती गई वो यहाँ के एक सेट ऑफ वोटर को भा रही है ना। इस सिनेरियो के अंदर प्रियंका गांधी ने कोशिश अच्छी की है कि बीजेपी उनको चढ़ा रही है। प्रियंका गांधी इस समय पे अपने एग्रेशन में है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि हम फ्रंट फुट पे उत्तर प्रदेश में बैटिंग करेंगे। वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही हैं। हाथरस में उनकी प्रोटेस्ट बहुत काबिल तारीफ रही, उन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट करी, लेकिन दलित वोट बीएसपी के साथ है। ये एक जो परेशानी है कि जो प्रियंका गांधी ने जो घोषणा करी कि वो 40% सीटें जो वो महिलाओं को देंगी, उसकी एक अच्छी टेम्पलेट जरूर बनेगी। मैं इस बात के हक में हूं कि ये टेम्पलेट बनेगी 2022 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, 40% सीटें महिलाओं को दी गई कांग्रेस के द्वारा। ये एक अच्छी टेम्पलेट है, लेकिन क्या कांग्रेस के पास कार्डर में 40% औरतें ऐसी हैं जो कि चुनाव लड़ सकती है? नहीं। शायद ये हो सकता है कि जिस पार्टी का प्रदेश में झंडा उठाने वाला नहीं बचा हो, बहुत सारे जिलों में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहां आज ऐसा हो कि कांग्रेस का झंडा उठाने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसका कोई टेंजिबल फायदा ना हो। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कांग्रेस को थोड़े कार्डर में आदमी मिलेंगे और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की जो पोजीशनिंग है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में वो इंप्रूव होगी। लेकिन बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है, प्रियंका गांधी को टारगेट करके। अगर कोई इसको कहता है कि ये गलत है तो वो जान के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। राहुल जी जो बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल मोटिव और नैरेटिव है कि खुद के गांव बिकरू में होके आया हूँ पिछले हफ्ते, और उसके गांव के की जो विधानसभाएं हैं, चाहे वो बिल्हौर हो, वो सब होके आया हूँ। इट्स अ कि विकास दुबे वहाँ के ब्राह्मणों का बहुत बड़ा चैंपियन था, या विकास दुबे के एनकाउंटर से ब्राह्मणों में नाराजगी है
और उसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, कानपुर, इस तरह के कई एरियाज में ब्राह्मण और ठाकुर पावर शेयरिंग को लेकर हमेशा से टसल में रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस को वो शपथ करनी पड़ती थी। कभी वीर बहादुर सिंह हैं तो कभी एनडी तिवारी हैं, कभी वीपी सिंह हैं तो कभी श्रीपत हैं, ठीक है। और वही अब चूंकि योगी आदित्यनाथ दीक्षा पाने से पहले अजय सिंह बिष्ट थे, तो उनके ऊपर भी वही इल्जाम लगाए जाते हैं। जो इल्जाम लगाते हैं वो उस पक्ष में तर्क ले आते हैं, जो उसकी मुखालफत करते हैं वो कहते हैं आप देख लो, डीजीपी भी ब्राह्मण है, चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण है। लेकिन जो ये विकास दुबे वाली बात है, जो लोग मुझे मिले भी, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा, उनके गांव के और इर्द गिर्द के 3-4 गांव को छोड़ दें, उन्होंने कहा नहीं पंडित जी थे तो हमारे काम हो जाते थे, पंडित जी थे तो लेखपाल परेशान नहीं करता था, पंडित जी नौकरी, वो 3-4 के गांव में। बाकी लोगों ने, जो कुछ लोगों ने इस पे एतराज जताया, वो इस पे जताया कि ठीक है आपने विकास दुबे के साथ जो किया, उसका घर रहाया, सब किया, अपराधी के साथ यही होना चाहिए। लेकिन उसमें जो और बड़ी कार्रवाई हुई, खुशी दुबे का कोई जिक्र करता है, और का जिक्र करता है, तो उसके लिए की हुई। लेकिन बाई एंड लार्ज उसको बस एक नैरेटिव में एक नए उदाहरण की तरह जोड़ दिया गया। उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो हमको वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। हम कानपुर में हैं, कानपुर के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, फर्रुखाबाद का इलाका है, कन्नौज का इलाका है, देहात का इलाका है, मीरपुर का इलाका है, ये भी घूमे। देखिए ये चुनाव अब जो जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये चुनाव जिले का चुनाव, सीट का चुनाव और माइक्रो मैनेजमेंट का चुनाव हो गया। ये चुनाव छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स को वापस से फोल्ड में लाने का चुनाव हो गया। ये मोमेंटम का, लहर का चुनाव नहीं है। आशीष, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार रिपोर्टिंग के सिलसिले में घूम रहे हैं, ये जो विकास दुबे वाला मुद्दा है या जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं जो डिबेट में बड़े अच्छे लगते हैं, पर ग्राउंड में आप हमसे पूछिए मुद्दा क्या है। मैं कल बुंदेलखंड में होके आया, वहां पे किसान नाराज है कि साहब खातू बोलते हैं खाद को, खाद के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है। बखराई का समय हो रखा है, या बखराई हो गई तो बुवाई का समय हो रखा है, उनको खाद चाहिए, कह रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे रुके, पहले 5 बोरा हो जाता था, 2 बोरा हो रहा है। उनके लिए ये मुद्दा है। उनके लिए ये मुद्दा है कि जुताई महंगी हो गई है क्योंकि डीजल महंगा हो गया है। तो उनकी चिंताएं और वो वाजिब है, हम उनको कमतर नहीं आंक रहे। पर यहाँ का तो किसान यही है कि भैया हमारी ठिलिया पहुंच जाए, उतर जाए, तो यहाँ वैसी गुंजाइश नहीं है। ये विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो बहुत सारी ये जो डिबेट चल रही होती है ना कि इनने इनको मैनेज कर लिया, इनका ये मैसेज, नीचे स्थिति को जो लटी है बिजली को लेके, बाकी सब चीजों को लेके। आशीष, आपको क्या दिख रहा है फील्ड में आप घूम रहे हैं? नहीं, बिल्कुल यही बात है। मतलब जो जैसे जो बातें कर रहे हैं लोग कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स और ये सब, देखिए ब्राह्मण जो जितनी सारी बातें हो रही हैं, खुशी दुबे को लेकर है, जो थोड़ा बहुत ब्राह्मणों में जो बातें हुई हैं, लेकिन इसको लेकर कोई बहुत बड़ा संतोष है। ब्राह्मणों के अपने अलग मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, कहीं मतलब क्राइम से जुड़े मुद्दे भी हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं। इस तरह के ग्राउंड पे ब्राह्मणों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। और दूसरा एक जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है जो भाजपा के साथ, जो भाजपा का जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, वो बहुत कुछ ब्राह्मणों से भी जुड़ा हुआ है। तो वो जब भाजपा जब हिंदुत्व की बात करती है तो वो इंडायरेक्टली एक्चुअली में वो ब्राह्मणों को ही लुभा रही होती है। ये ब्राह्मण के को वो सूट करता है। इसलिए और दूसरी पार्टियां जो ब्राह्मणों से जो जुड़े मुद्दे उठा रही हैं, आप देखेंगे वो जब ब्राह्मणों का कोई भी सम्मेलन करते हैं तो वो मंदिर, उस इलाके के मंदिर जरूर जाते हैं, जो वहाँ का मंदिर होता है। सतीश मिश्रा कर गए या ये प्रियंका गांधी भी कुछ कर दी तो उन्होंने श्लोक बोलना शुरू किया। तो ये क्या ना, इससे सब ये जो खुशी दुबे हो या किसी को लेकर जो विकास दुबे लेकर मुद्दा है, ये इसको लेकर से ब्राह्मण बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। वहाँ आप जो सही कर रहे हैं, कानपुर और उसके आसपास इलाकों में, गाँव में, उसी गाँव में भले हो रहा हो। तो पहला ये जो मुद्दे पाते जो प्रियंका गांधी का 40% और महिलाओं को आरक्षण देने का जो एक इशू है, ये भी एक, अब अगर आप देखें 2012 का इलेक्शन था, पटना परसौल का मामला हुआ, उसके बाद गीता बड़ौदा जोशी यहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। वो इतना धरना प्रदर्शन, इतना धरना मतलब कांग्रेस वो बसपा सरकार के खिलाफ उन्होंने पूरा माहौल बना दिया था। लेकिन फायदा किसका हुआ? समाजवादी पार्टी का हुआ।
2017 में राहुल गांधी ने भी बहुत माहौल बनाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? बीजेपी हुआ। इसमें जब ये माहौल आप इस तरह से बनाते हैं, कोई मुद्दे उठाकर कोई ऐसी नैरेटिव सेट करते हैं, तो उस पार्टी को ज्यादा, अपोजिशन में उस पार्टी को ज्यादा फायदा होता है उस माहौल का, जो उसको लेने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होती है, मतलब जिसका संगठन मौजूद होता है। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव निकल ही रहे हैं। जहां से ये बात आ रही है कि वो प्रियंका गांधी को रोका जा रहा है, भाई अखिलेश यादव और दूसरे नेता कहीं जाए तो तब तो रोका जाएगा उनको। जब आप जा ही नहीं रहे हो तो आपको रोकेंगे कहां पर? क्योंकि उनको लगता है कि एक माहौल बन रहा है, वो उनका भी सोचना सही है कि जो इस तरह का जब एंटी गवर्नमेंट माहौल बनता है, तो उस पार्टी को फायदा होता है जो पार्टी बूथ पर ग्राउंड पे काम कर रही होती है, भले वो दिख ना रही हो। तो ये जो समाज पार्टी है और जो पार्टी है वो इस हिसाब से भी काम कर रहे हैं। और प्रियंका का क्या है, जो मुझे लगता है, जो अभी ये प्रियंका की जो एक्टिविज्म है वो चेहरा अगर ये इसको जारी रखते हैं तो ये 2024 में, अगर प्रियंका के 22 में कुछ सीटें बढ़ती हैं तो 2024 में ये नेशनल प्लेयर होगी और उसकी कवायद है, मतलब उसमें तब जाके कुछ अपने अपेरेंस या फाइट बीजेपी को दे पाएंगी। अभी तो फिलहाल उनको अपने ये जो पूरी चीज है, इसको 2022 उनका जो तरीका है, उनकी जो राजनीति है, उसको एक टेस्ट करेगा। उसका मतलब जिसे कहते हैं मिड टर्म एग्जाम होगा 24 के लिए। एक मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर सी बात है, हम पत्रकारों से बहुत सारे नेता ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे इनसाइट शेयर करते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, बोले भाई साहब 2019 लड़े रहे थे तो कहा गया 2022 की तैयारी है, ये तो अभी आई है दीदी। अब 2022 कर रहे हैं तो कहा जा रहा है नहीं 2024 पे नजर रखो। अब 24 में 27 होगा तो बोले ये बिल्कुल वैसा है कि आज हम तैयार नहीं, कल पक्का से पहाड़ा याद करके आएंगे। तो ये तो वो, और सपा का जो अंदर खाने बड़ा स्पष्ट निर्देश है कैंडिडेट सिलेक्शन में, वो ये है कि कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो पैसे से मजबूत हो और बूथ पे बराबर से लड़ सके। ये दो क्राइटेरिया हैं। यूपी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव की दृष्टि से नहीं, सिर्फ 2024 की दृष्टि से नहीं, सिर्फ 2027 की दृष्टि से नहीं, बल्कि बीजेपी और संघ की हर भविष्य की रणनीति के लिहाज से। तो वो तो अपनी सारी ताकत झोंकेंगे, ठीक है, भले ही खबरें आती रहें और जिन खबरों में वजन भी है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, अरविंद शर्मा, उन पर बड़ी बात हो रही थी, गुजरात के ब्यूरोक्रेट और एमएलसी बुंदेलखंड का दौरा कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का दौरा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और जो बीजेपी के दूसरी पांत के नेता हैं उनके बीच, या योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल के बीच सब कुछ ठीक नहीं, इन सब पे भी लगातार बातें होती हैं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी चुनाव, ये दिख रहा है। तो अब फिर वही बात आएगी कि कौन लड़ता दिख रहा है उनसे आखिरी में। तो अभी तो फिलहाल जो फाइट है यहाँ पे, वो मुझे ऐसा लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग एंड आई एम रेडी टू करेक्ट माई सेल्फ इन फ्यूचर, बहुत ही बाइपोलर फाइट दिख रही है फिलहाल। राजदीप, मेरा ये कहना, ये पूरे एनालिसिस में मैं एक कहना चाहता था कि हम जो विश्लेषण आप करते हैं ना, राजनीति बदल गई है। हम जो जब प्रियंका गांधी वाड्रा को कितना एयर टाइम मिलता है, कितने डिबेट्स होते हैं उन पर, कितने फोटो ऑप्स होते हैं, वो एक तरफ रहा। वो मुझे लगता है एक जमाने में उसका महत्व था। अब पॉलिटिक्स, खासकर की इलेक्शन पॉलिटिक्स जो है, वो माइक्रो मैनेजमेंट है। उस माइक्रो मैनेजमेंट में आप कह सकते हैं साम दाम दंड भेद है, उसमें बूथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आप अपने बूथ को मजबूत नहीं करते, बूथ लेवल मैनेजमेंट को, तो फिर आप जितने भी मुद्दे उठाए, जितने भी कैंपेन चलाए, उसका इंपैक्ट नहीं होता है। एक जमाने में जब पॉलिटिक्स, मुझे लगता है 50-60 के दशक पहले, 30-35 इयर्स इंडियन पॉलिटिक्स के, पॉलिटिक्स इतनी कंपेटिटिव नहीं थी। जहां आप आ सकते थे, यू कुड बी पैराशूट पॉलिटिशियन, आप आके एक माहौल बना सकते थे, आप बड़ी रैलीज करके आपकी जो लोकप्रियता है जनता तक पहुंच सकती थी, आपको एक तरह से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते थे उस बड़ी रैली में। अब वो जमाना बदल गया है। आपको वो लोकल लेवल संगठन की जरूरत पड़ती है, बूथ लेवल मैनेजमेंट की संगठन की जरूरत पड़ती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है। आपको कई लोकल लेवल, जो आपके जिला परिषद हो, पंचायत हो, वहां जो आपके मेंबर्स हैं, उनको किस तरह से आप उत्साहित करते हैं। रिसोर्सेज, पैसे की और भी जरूरत पड़ती है। मैं तो दंग रह जाता हूं जब कुछ फिगर्स मुझे दिए जाते हैं कि एक चुनाव पर आप कितना पैसा खर्च होता है। तो ये जो एक तरह से माहौल बना है, उसमें वो पुरानी राजनीति एक तरह से आप नहीं कर पाते हैं।
यही वजह मैं कहता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% महिलाओं को टिकट देकर एक बड़ी बात कही। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि यूपी में मुझे लगता है 10, 12, 14% से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं गया। लेकिन केवल उससे आप चुनाव का माहौल नहीं बदल सकते, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर क्या है, जब तक आपका ग्राउंड गेम नहीं हो। राजनीति अब ग्राउंड गेम की राजनीति बन गई है, जैसे पत्रकारिता भी एक तरह से। आप जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने, आपके पास सही खबर आएगी। हम यहाँ बैठे स्टूडियो में जितना भी ज्ञान दे, हम जब तक जमीन पर नहीं जाते आपको पूरी तरह तस्वीर नहीं मिलती। पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड। आपको इस चेंजिंग पॉलिटिक्स को कैसे एडजस्ट करना है, ये मुझे लगता है कांग्रेस या प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने बड़ी चुनौती है। केवल विचारधारा से भी पॉलिटिक्स नहीं लड़ी जाती, जो राहुल गांधी चाहते हैं। तब राहुल गांधी की पॉलिटिक्स, ही वांट्स टू वेज आइडियोलॉजिकल फाइट अगेंस्ट आरएसएस बीजेपी। ठीक है, लेकिन जमीन पर क्या है, उस आइडियोलॉजिकल वॉर को कौन आगे ले जाएगा? आपको जमीन पर बूथ मैनेजर्स लगेंगे जो उसे आगे ले जाएगा चुनाव के टाइम पे। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि मैंने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है 2 साल में, पर क्या 2 साल में जो संगठन बिल्कुल सोया हुआ था 25 सालों से, उसको आप तुरंत ओवरनाइट बना सकती हैं यूपी के कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में? मुझे नहीं लगता। तो ये एक नई पॉलिटिक्स को हमें देखना पड़ेगा। लाभार्थी पॉलिटिक्स, बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स, माइक्रो मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स बदल गई है। दिस इज अ न्यू इंडिया विद न्यू पॉलिटिक्स। हमें इलेक्शन मशीन की तरह जो मशीन है, वो मशीन भी बदल गई है। उसको कैसे आप एडजस्ट करोगे? मुझे नहीं लगता प्रियंका गांधी वाड्रा केवल आईबॉल्स लेकर, केवल लोग उन्हें देखने आते हैं या मीडिया कैमरा उनके पीछे जा, दैट इज नॉट इनफ। शी नीड्स अ ग्राउंड गेम। शी हैज टू स्टे इन यूपी फॉर 5 years, बिल्ड द पार्टी। 24 की बात आशीष ने की, मैं कहता हूं 24 और 27। आपको अगर लॉन्ग टर्म गेम है तो आपको चांस है। ममता बनर्जी को 20-25 साल लगे लेफ्ट को हराने में। मायावती सक्रिय रही उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स में 10-15 साल से, तब वो मुख्यमंत्री या बीएसपी मजबूत बनी। काशीराम तो उनके पहले थे। मुलायम सिंह यादव ने जो परिश्रम किया, उसका फायदा आज अखिलेश को मिला है। बीजेपी ने लगातार उत्तर प्रदेश में 20 साल का परिश्रम किया है, तब वो इस स्थिति तक पहुंच पाई है, और उसमें कई सेटबैक्स भी हुए। इट इज अ लॉन्ग रन गेम। हम ये T20 मैच न देखे कि प्रियंका गांधी आज आई, कोई अनाउंसमेंट किया। शी विल हैव टू गो एंड हैव अ ग्राउंड गेम। बगैर ग्राउंड गेम यू कैन नॉट विन एन इलेक्शन इन इंडिया एनीमोर। हाँ, मेरा एक अंतिम प्रश्न है, फिर मैं इसको हम कंक्लूड करेंगे इस सत्र को। आपसे भी है और आशीष जी से भी है, क्योंकि आप दोनों काफी, आप लोगों का टूर भी हुआ है और आप लोग काफी लोगों से मिल भी रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड इंटरव्यूज करते जा रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि टिकट वितरण को लेकर के कैसी चर्चा चल रही है सभी पार्टियों में, विधायकों के बीच में क्या चर्चा है? एक जो सपा को लेकर के आप सौरभ बता रहे थे कि पैसे से मजबूत होना चाहिए, बाकी पार्टीज ने भी आई एम श्योर अपने लॉजिक्स बनाए होंगे। कुछ लेवल पे कम्युनिकेशन चला गया होगा नीचे तक कि किस तरह के कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी और कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। आशीष जी और सौरभ। देखिए क्या है जो आपने बात की, देखिए सौरभ जी ने बात की कि ऐसे की समाजवादी पार्टी की, तो मेरे एक मित्र हैं जो नोएडा में रहते हैं, हालांकि जो हेलीकॉप्टर देते हैं इलेक्शन टाइम में, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, जब मैं हेमा मालिनी का कवर करने गया था 19 में। तो बड़े इनको गुजराती हैं और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हेलीकॉप्टर किराए पे देते हैं। तो वो बता रहे थे कि इस बार भी बात हुई 15-20 दिन पहले। मैंने कहा क्या सिनेरियो है, कितने हेलीकॉप्टर बुक कराए? तो मैंने कहा कि देखिए अब समाजवादी पार्टी से कम से कम 2 कहा गया है, जबकि मैं क्योंकि एक समय ऐसा था कि आप 2017 में 8 से 10 हेलीकॉप्टर थे और 2 चार्टर प्लेन लेके चल रहे थे। 19 में भी कम हो गए थे, सिर्फ अखिलेश चार्टर लेके चलते, अखिलेश और आजम, इनके पास सिर्फ चार्टर प्लेन था। मुलायम सिंह यादव भी नहीं चल रहे थे, बाकी इनके पास 2-3 हेलीकॉप्टर। इस बार कहा कि चार्टर तो नहीं है, इस बार हमें 2 हेलीकॉप्टर का आया है। अब बीजेपी का उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि बीजेपी का वो जानते हैं कि तो पूरा फ्लीट चलेगी, क्योंकि 2017 में 36 हेलीकॉप्टर सब चले थे बीजेपी की तरफ से, जो मेरी जानकारी है। तो देखिए इससे ये लग रहा है कि पैसे का तो क्राइसिस है समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि उनके पास
संसाधन कम है खर्च करने के लिए इलेक्शन में, तो उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो कि पैसे भी ला सकें और जीत भी सकें। तो यही क्राइसिस थोड़ा सा इनके पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, क्योंकि 2014 का इलेक्शन था, तो यहाँ पर कांग्रेस ने कम से कम 75-76 लोगों को बोलेरो ये सब गाड़ियां दी थी, जो कि बाद में जब सरकार चली गई थी तो पेट्रोल के पैसे नहीं थे, लोग खड़ी कर गए थे यहाँ पर। तो इस बार अभी तक उन्होंने अपने लीडर्स को, मुझे मेरी जानकारी ऐसा रही है कि किसी को इस तरह से गाड़ियां इससे दी हो, आप चले जाइए प्रचार करिए। तो इस जो अभी राजदीप सर ने कहा कि ये माइक्रो मैनेजमेंट है, तो माइक्रो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, क्योंकि आप बहुत नीचे स्तर तक जा रहे होते हैं, लोगों को भेज रहे होते हैं, कई बार लोग स्वतः अपने पैसों जा रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज ये है। अब इसमें बीजेपी को ये है, उनके पास चूंकि सरकार है, संसाधन है, तो उनको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि ग्राउंड में और काफी नीचे बूथ तक खर्च करने को तैयार होंगे। दूसरे लोगों को इस तरह के लोग जुटाना एक चुनौती तो है। तो ये तो इसलिए जो मेरा अपना मानना, जहाँ भाजपा की बात करते हैं तो यहाँ कम से कम 150 जो एमएलए हैं वो शासंकित है। हर जिले में कम से कम 2 सीट ऐसी है जहाँ पर मुझे लगता है कि कैंडिडेट चेंज करेंगे। और अभी जो मेरा बीजेपी में मैं देखता हूं, तो वो लोग अभी दूसरी पार्टीज के कैंडिडेट, जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, उनको भी नजर रख रहे हैं कि कौन इसमें उनके लिए यूजफुल हो सकता है। तो बीजेपी ये 2 तरह से देख रही है। हो सकता है कि बहुत जो लोग आज आपको समाज पार्टी लड़ने की तैयारी अभी दिख रही हो सकता है कि वो लास्ट मोमेंट पे बीजेपी का विधायक सपा लड़ रहा हो, सपा का जो प्रोबेबल कैंडिडेट है वो बीजेपी से लड़ रहा हो। ऐसा भी चीजें होंगी, क्योंकि बिल्कुल फाइट तो सपा और भाजपा में ही होनी है, ये तो श्योर हो गया है। इसमें बाकी अब बसपा और कांग्रेस तो एक तरह से अपना बस अपीयरेंस दिखाएंगे। आशीष जी, आपने चॉपर की बात की। 80% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, 80% से ज्यादा एक पार्टी को जाते हैं, बाकी 20% में सभी पार्टी आ रही है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, जिसके बाद सौरभ एक दिन इस पर डिस्कशन करवाइए कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ने किस तरह से चुनाव बिल्कुल बदल दिए। इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। 80% एक पार्टी के पास और 20% पूरे बाकी सभी पार्टियों के पास। कैसे चुनाव करेंगे आप? मिस्टर राजदीप सरदेसाई, इट वाज नेवर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। नहीं, देखिए, इट वाज नेवर अ लेवल प्लेइंग फील्ड, यू आर राइट, बट मनी डिड नॉट मैटर, आई थिंक, एज मच एज इट डज टुडे। आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस के जमाने में 10 में से शायद 7-8 रुपए कांग्रेस को मिलते थे, और जमाने में, यानी इंदिरा गांधी के जमाने में मैं कह रहा हूं, राजीव गांधी तक आप कह सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो गैप बढ़ा है ना, वो एक ऐसे माहौल में बना है जहां मनी मैटर्स। इसलिए एक प्रोफेसर जगदीप आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रोफेसर मैं थोड़ा सा एक सेकंड प्लीज, मैं कह रहा हूँ राजदीप जो बोल रहे हैं ना, इस पे चर्चा हो। He is very right. We need to discuss electoral reforms. That's why I'll request Nikhil that in the next Neta Nagri we must invite Professor Lochan Shastri and Professor Jagdeep, who are the pioneer of electoral reforms in this country. They run Association for Democratic Reforms, ADR, जिसकी petitions पे बहुत सारे reforms हुए हैं। And Professor Jagdeep Chokar communicated it to me कि ये जो आपको reforms दिख रहे हैं, ये बहुत आधे अधूरे हैं, नोटा समेत, क्योंकि जो असल proposal थे वो कुछ और थे। तो जब तक ये हम ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, ये बात होती रहेगी, और उसमें एक वॉट अबाउटरी भी आती रहेगी कि पहले किसके पास था, अब किसके पास था। जी आशीष। देखिए, यूपी का इलेक्शन है, राजदीप सर ने कहा कि मनी का। सर देखिए, यूपी का इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अडानी और अंबानी की भी लड़ाई है। अगर ऐसा कुछ, क्योंकि आप देखिए कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स यूपी में चल रहे हैं, 2 लोगों के पास है, या तो अंबानी है या भी अडानी है। और अगर जिसकी सरकार बनेगी और उसमें जो बड़े प्रोजेक्ट जिसके पास जाएंगे, वो ये तय करेगा कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून कौन होगा। तो सर, ये मैं इसको साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनका भी कोई क्या हो सकता है, कुछ कैसे ये लोग करवट बदलते हैं, ये बहुत बड़ा एक हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकली, लेकिन ये अंबानी और अडानी की भी रेस का एक गवाह बनेगा 2022 का इलेक्शन, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि बाकी तो अभी बात की बात लगी, लेकिन और मैं आपको एनेक्डोट दूं। आपने एनेक्डोट कहा, जब प्रियंका गांधी गई थी लखीमपुर, तो देर रात तक
मुझे पता चला कि कांग्रेस वालों के पास एक परेशानी हुई, क्योंकि ज्यादा लोग आ गए। चन्नी जी आ गए पंजाब से, और उनके बेटी की शादी थी कुछ दिनों बाद। बाघेल जी आ गए, और उनके पास कोई साधन नहीं थे कि वापस कैसे जाए रात को। तो लास्ट मिनट फोन हो रहे थे, कमलनाथ जी को फोन किया, आपकी कोई प्लेन है क्या, क्योंकि उनकी एक कंपनी है इस तरह की चॉपर चार्टर की, आप हमें एक प्लेन दीजिए। बाघेल जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास कोई प्लेन नहीं है, कहां से आएगी स्टेट प्लेन। चन्नी जी कोशिश कर रहे थे। देखिए, एक तरफ आपके मुख्यमंत्रियों के पास भी वो उस तरह के साधन नहीं है, और दूसरी तरफ एक नेशनल पार्टी है जिनके, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, ये तरलोचन शास्त्री और जगदीप चोकर कहेंगे, लेकिन इसने हमारे लोकतंत्र की तस्वीर बदल दी है। इट इज नाउ मनी तंत्र, दिस इज नॉट लोकतंत्र माय फ्रेंड, दिस इज मनी तंत्र। जहां जब आपके पास साधन है, 40 चॉपर है, चार्टर प्लेन लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं। आप अपना पूरे एक तरह से ये जो कल्चर आप लोएस्ट लेवल तक, ग्राम पंचायत तक, जिला परिषद तक, हर बंदे को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करते हैं पैसे के पावर से। तो फिर कहां रह गई आपका लोकतंत्र? इट इज एन अनइक्वल फील्ड सौरभ जी, और आप उसे कंपेयर मत कीजिए कि पहले क्या होता था, क्या ये। अब मुझे लगता है इट इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं, हर घड़ी बदल रही है, खूब जिंदगी वाला मामला है। लेकिन आप जब बोल रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए, ये कोई बड़ा नया फिनोमेना नहीं है। ये कहना कि ये नया फिनोमेना नहीं है, ये नहीं है कि ये सही फिनोमेना है। दोनों चीजों में फर्क है। आप जब बोल रहे थे, आप यूनिवर्सिटी में रहे होंगे उन दिनों, या हो सकता है स्कूल में। यशपाल कपूर लखनऊ में बैठते थे, और क्या होता था सरकारों के साथ सबको पता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये अनफॉर्चुनेट है। स्केल नहीं भाई साहब, स्केल बड़ा है। अब आप आईपीएल को इकोनॉमी का स्केल बड़ा है, डेमोक्रेसी का है, पेनिट्रेशन डेमोक्रेसी का बड़ा है। मैं ये हु इज जस्टिफाइंग, ऑल आई एम सेइंग इज, ये एक चीज है जो लगातार बड़ी होती जा रही है। दूसरी चीज जो निखिल ने सवाल पूछा कि टिकट वितरण को लेकर क्या चीजें दिख रही हैं। भाजपा में सबसे ज्यादा दुखी उन विधायकों को लगी है जिनके टिकट कटने जा रहे हैं या कट सकते हैं। तो कोई किसी को बता देता ना, अरे और तुम्हारा नाम तो उस लिस्ट में है, तो तुरंत भाग के लखनऊ फलाने भाई साहब, ढिकाने जी, है ना, वो सब परिक्रमा चल रही है। फिर किसी ने कहा, अरे वो फलानी सर्वे एजेंसी आई हुई है। तो कोई कहीं मैनेज कर रहा है, कोई कहीं मैनेज। और जहाँ जहाँ जिन जिन सीटों पर टिकट कटने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पेंट का खर्चा बढ़ गया है। तो पेंट कंपनियां पहले खुश होती थी कि दिवाली आ रही है, लोग पुताई करेंगे। चुनाव में क्या होता है, वॉल पेंटिंग दे धड़ाधड़, फलाने जी, ढिकाने जी, प्रबल प्रत्याशी, इनकी जिंदाबाद। तो फ्लैक्स और पेंट का खूब खर्चा हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि उस वॉल पेंटिंग से उनकी दावेदारी दिखेगी। तो भाजपा में तो ये चल रहा है। दूसरा क्या है कि 2017 में भाजपा ने लगभग एक जिले या मंडल स्तर पर कास्ट फॉर्मूला लॉक कर दिया है ना, कि अच्छा एक हम फलाना यहाँ से लाएंगे, ढिकाना यहाँ से लाएंगे। तो अब इस तरीके चल रहा है, अच्छा भैया वहां से उस जाति के व्यक्ति का टिकट कट सकता है, तो हम बगल के जिले के हैं तो ये सीट ऐसी हो सकती है। इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो भाजपा की बात है। भाजपा में दूसरी बात ये चल रही कि टिकट वितरण में किसकी चलेगी। अमित शाह की सीधी दिलचस्पी है। कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, इन सब लोगों को जो तैनात किया गया है, ये अमित शाह की टीम है। तो अमित शाह की टीम जिसमें सुनील बंसल की है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की कितनी चलेगी। किसी ने कहा कि साहब गोरखपुर के आसपास की बहुत से बहुत 40-50 सीटें दे दी जाएंगी। किसी ने कहा नहीं महाराष्ट्र की और जगह। तो वो एक फसल है। स्वतंत्र देव सिंह का उसमें क्या रोल होगा। एक तरफ बात हुई कि संगठन के लोग हैं जो जिन्होंने 2012 ऑनवर्ड्स पार्टी बिल्ड की ऑनवर्ड, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का अपना स्टेट गोरखपुर के इलाकों में, स्वतंत्र देव सिंह का भी एक फैक्टर रहेगा। संगठन के व्यक्ति हैं और ऊपर भी थोड़ी बहुत सुनवाई है, और योगी आदित्यनाथ के खास माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर खाने लोग ये कहते हैं कि केशव मौर्य को लग रहा है कि अब बारी आएगी, और स्वतंत्र देव के समर्थकों को लगता है कि यदि बात ओबीसी चेहरे की ही आएगी तो योगी आदित्यनाथ का भी अपना एक वीटो रहेगा, और हो सकता है कि वो केशव मौर्य के बजाय स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर सहमत हो, क्योंकि वो क्लोज है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो लखनऊ में और जिलों की राजनीति में चलती है। तो भाजपा की बात हो गई, सब लोग सर्वे, कास्ट सिचुएशन, विनेबिलिटी, इसके इर्द गिर्द खेल रहे हैं। और जैसा आशीष ने जिक्र किया
कई सीटें बीजेपी ने ऐसी मार्क कर रखी हैं और वहां पे योगी आदित्यनाथ के दौरे भी हो रहे हैं। जैसे मथुरा में माठ की सीट है, यहाँ से श्याम सुंदर शर्मा लगातार जीत रहे हैं। ऐसी कई जिलों में सीटें हैं जिसको कुछ आशीष बताएंगे, कुछ नाम भी दिया गया है, मिशन 78 या 80 कुछ ऐसी सीटें हैं जो 78 करीब सीटें हैं जिसको भाजपा जीत नहीं पाई। आप जब देखेंगे जैसे नितिन अग्रवाल आए तो नितिन अग्रवाल में जो हरदोई सदर की सीट है वो भाजपा ने कभी आजादी के बाद कभी जीता ही नहीं है। तो ऐसे वो 78 सीट मार्क की गई हैं जो भाजपा ने पिछले सत्ता में जीती थी और जो भाजपा के लिए कठिन है। तो उन पर्टिकुलर सीटों पे आप जो योगी जी की इधर रैलियां और आप दौरे देख रहे हैं, ये अभी उन्हीं जगहों पर हो रहे हैं जहां पर भाजपा कमजोर है जिन सीटों पे। जी तो ये इसे तो कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। यही तो नई इलेक्शन मशीन है। यही लोकसभा में भी किया गया। कॉल सेंटर 160 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉल सेंटर्स लगातार 2 साल से आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि लाभार्थी किस तरह से कांटेक्ट किए जाए। ये नई राजनीति है। मुझे लगता है हमारी गलती जो हो रही है कि हम देखते हैं कि उस समय उसे, जैसे मैंने कहा, T20 या वनडे मैच हो जाता है कि इस समय आज न्यूज में कौन है, लेकिन 365 दिन कौन जमीन पर काम कर रहा है वो आजकल चुनाव जीत रहा है। कर रहे हैं कि बीजेपी ने कई महीने पहले ही अपने नए प्रचारक और विस्तारक जो हैं संगठन की, उनको फील्ड पे निकाल दिया है। तो लगातार मीटिंग चल रही है, हर विधानसभा के प्रभारी हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कई मेरी विधायकों से बात हुई, उन्होंने इस तरफ संकेत किया, वोटर लिस्ट में किसका नाम जुड़े और किसका रिवाइज हो। विधायकों से इस पे अतिरिक्त प्रयास करने को कहा जा रहा है, इसका रिव्यू हो रहा है। और जो विधायक इसमें परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको फटकार भी लग रही है कि आपके अपने वोटर कितने जुड़े, इसका बड़ा महत्व होता है ना, कि आप गांव में किसका जुड़ रहा है, नाम किसका घट रहा है, वो अब यहाँ नहीं रहते, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, किसका वोट कहाँ है, फलाना मौजा फलाना मजरा। ठीक है, एक तो इस पे काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ अभी जो कैंडिडेट है वो 2 तरह की दावेदारियां आ रही। एक जो पुराने चेहरे हैं, वो नए लोग कई हैं जो 2017 में गम खा गए कि चलो इस बार कांग्रेस से गठजोड़ करना पड़ा और पार्टी में अपना पारिवारिक मसला चल रहा था। तो कई ऐसे अखिलेश यादव के सेनानी हैं जो तब सब्र कर गए। और लोकसभा में तो चूंकि दावेदारियां बहुत कम होती हैं और फिर से वहाँ बात हो गई थी कि बसपा के साथ गठजोड़ करना है, तो सपा के लोग जो 2012 से लगे हुए थे, क्योंकि तब तो सपा लगभग सब सीटों पे लड़ी थी, वो सब्र कर रहे थे। तो अब उनको लग रहा है कि अब उनका समय आ रहा है। पर दिक्कत ये है कि अब जैसे महान दल के साथ गठबंधन हो गया, राजभर जी की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, तो अब वो एक शंकाएं चल रही कि अच्छा ये हमारे जिले में तो 1 सीट नहीं मांग लेंगे, अच्छा ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो वहाँ भी लखनऊ में हरकारे दौड़ाए जा रहे हैं और सारी चर्चाएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी में एक जो और अंदर खाने बात चल रही है वो ये कि कैन दे टेक दैट रिस्क जो 2007 में बसपा ने सफल और 17 में असफल रूप से लिया। 7 में बसपा ने क्या किया, बड़े पैमाने पर बहुजन को सर्वजन में बदलने के लिए सवर्ण बड़े पैमाने पर, उसका तात्कालिक फायदा हुआ कि वो सत्ता में आ गए। और हमारे यहाँ के एक पत्रकार की भाषा में कहें तो लॉन्ग रन में नुकसान ये हुआ कि जब सर्वजन के चक्कर में बहुजन को ये लगा कि जब आखिरी में इन्हीं को विधायक बनना है, तो हम जो बाम सेफ और DS4 कर रहे थे और शुरुआती दौर में पिट रहे थे, उसका मतलब क्या है, पेरियार मेले का मतलब क्या है ना। अगर आपको राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज के विधायक लाने हैं, मंत्री बनाने हैं, तो हमारे उसका मतलब क्या है। ठीक है। और दूसरी बात की लीडरशिप का भी जो एक मायावती की जो पार्टी बसपा, उसमें हमेशा रहा है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, काशीराम ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि जैसे कोई लीडर बहुत उभरने लगा वो पार्टी छोड़ के गया। आपको मैं कई नाम गिनवा सकता हूँ, राज बहादुर, जंग बहादुर पटेल, बाबू रामाधीन, R.K. चौधरी, बहुत लंबी फेजेस थे उसकी। ठीक है। तो ऐसे में आप देखिए कि एक जो जिनकी पॉलिटिक्स डिफाइंड है कि मैं एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स ही करूंगा, मुझे ये सूट करता है, या मैं जिस डेमोग्राफी को रिप्रेजेंट करता हूँ उसे सूट करता है। उसमें देखो आप एक बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी की तरफ वो एक एक करके जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी खेमे से आते हो। अब उनको ये कॉम्बिनेशन बिठाना है कि क्या, और मैं 7 की बात कर रहा था, बसपा के 7 में बसपा ने टिकट दिए, 17 में बड़े पैमाने पे बसपा ने मुस्लिमों को टिकट दिए, एकदम एक फिनोमिनल नंबर था, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा। क्या सपा ये रिस्क ले सकती है कि नए इंक्लूजन के वास्ते और यादव या कुछ एक और जातियां
उनके इंक्लूजन के वास्ते वो बड़े पैमाने पर, जो वो कह रहे हैं कि हम परशुराम जयंती करेंगे, अभिषेक मिश्रा और इन सब नेताओं को आगे कर रहे हैं, मनोज पांडे को, बड़े पैमाने पर सवर्णों को भी टिकट दें, उस तरह का एक्सपेरिमेंट करें। ये मान लें कि साहब यादव मुस्लिम का तो एक बड़ा चंक मिलेगा, एक तीसरा सेट जुड़े, कास्ट ग्रुप जुड़े, तो ये कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और फिर ये भी है कि क्या कैंडिडेट देने के बाद वो कास्ट ग्रुप मूव करेगा, क्योंकि चुनाव सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी का नहीं होता है ना। अगर सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी का चुनाव होता तो बहुत इजी होता प्रेडिक्ट करना कि इन्होंने इनके साथ अलाइनमेंट कर लिया तो अब ये नतीजा रहेगा। चुनाव उसके अलावा सेंटीमेंट का भी होता है, पिछली लेगेसी का भी होता है, और आखिरी में किसकी चलेगी इसका भी होता है। तो ये तो इनकी बात होगी। बाकी बसपा में काफ़ी कैंडिडेट डिसाइड हो गए हैं। बसपा में कैंडिडेट कैसे डिसाइड होते हैं ये मेरे टिप्पणी करने की चीज़ नहीं है, सब लोग जानते हैं। और उन कैंडिडेट्स ने अपना सब तरह का मोबिलाइजेशन और मूवमेंट भी शुरू कर दिया, इस प्रार्थना के साथ कि फरवरी मार्च तक उनका टिकट बचा रहे। आशीष, आप क्या निखिल, नहीं सौरभ, आशीष और निखिल, आप तीनों की बात सुनकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अब तो सपा, उसके आगे बीजेपी और उसके थोड़ा नीचे बसपा, ये तो सब पीएचडी लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, खास करके बीजेपी पीएचडी बन गई है इस तरह की इलेक्शन पॉलिटिक्स में। और कांग्रेस जिससे वहां चर्चा हुई वो अभी तक स्कूल लेवल तक है, वो अभी तक पुरानी राजनीति कर रही है। ये तो बिल्कुल नया जो आप बता रहे हैं, ये मैंने मेरे किताबों में भी लिखा है। ये लोगों को ये कि जहन में नहीं आता कि केवल हिंदुत्व के नारे से या केवल बसपा के जो पुराने नारे हुआ करते थे उससे चुनाव आप नहीं जीत सकते। चुनाव आपको माइक्रो मैनेज हर लेवल पर करना पड़ता है। जो आप आज कह रहे हैं सौरभ, अगर ये इस लेवल पर अगर प्रिपरेशन हो रही है एक तरफ, तो फिर आप जो भी कोशिश करें आप नहीं जीत सकते। अब चुनाव आप तभी जीत सकते हैं जब बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हो, जब बहुत गुस्सा आ जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आपको अब चुनाव जीतना पुरानी राजनीति कर कर। और यही वजह है मुझे लगता है कि कांग्रेस को, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस जब तक इस राजनीति को समझ पाएगी तब तक वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। यही तो मुसीबत है कांग्रेस की। दूर की बात है। आशीष अपनी टिप्पणी को देना चाह रहे थे, मैं एक चीज में और जोड़ दूं, रिजेंटमेंट है ग्राउंड पे। महंगाई को लेके किसान लगातार बोल रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, महंगाई को लेके बोल रहा है, खाद की उपलब्धता को लेके। बुंदेलखंड और आप तमाम दूसरे एरियाज में घूमिए, आवारा पशुओं को लेके किसान इतना ज्यादा परेशान है, पर सवाल ये है कि उस परेशानी को एक स्वर क्या कोई दे पा रहा है, वो मसला है। आशीष क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जैसे आपने जो कहा समाजवादी पार्टी के टिकट वाले बारे में, समाजवादी पार्टी ने इधर 1 महीने से 1.5 महीने से आप देखें तो अपनी पॉलिटिक्स में बहुत तो शिफ्ट किया है। जो अभी वो पिछले साल से जो ये सवर्ण की पॉलिटिक्स पे जोर दे रहे थे, अब आप वो जो अखिलेश यादव है वो अपने आप को यादव और मुस्लिम पॉलिटिक्स से बचाने के बाद जो एमबीसी मिल रहा है उस पर जोर दे रहे हैं। आप देखेंगे इधर तो राजभर को उन्होंने बढ़ा के अपना पूरा वीडियो जारी किया। इससे पहले उन्होंने अम्बेडकर नगर के लालजी वर्मा और राजभर दोनों को मिलाकर एक किया। तो अब अखिलेश जो है वो इधर 15-20 दिन में चेंज किया है इन्होंने, अपना जो एमबीसी है उसको जोड़ने के लिए सारे इन्होंने घोड़े खोल दिए हैं। तो अब बीजेपी को लगा कि भाई अब अगर अखिलेश एमबीसी जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं यादव पे आए। तो आप चूंकि कानपुर में आप देखिएगा हरिमोहन चौधरी का एक जो बड़े यादव नेता है कानपुर के, अभी बीजेपी ने उनकी एक बर्थ एनिवर्सरी बनाई थी वहां पर और बहुत बड़ा जलसा किया था। तो ये भी शुरू हो गया है कि वो जब वो ये तो ठीक किया। ये जो हरमोहन सिंह यादव की में ये जो बड़ा कार्यक्रम हुआ है वो भी मैं बता दूं, उनके बेटे हैं सुखराम, ठीक है, सुखराम जगराम। अब सुखराम को अपने बेटे को स्थापित करना है, तो वो जलसा हुआ। जलसे में इश्तिहार लगे कि योगी आदित्यनाथ आएंगे, स्वतंत्र सिंह आएंगे। योगी आदित्यनाथ नहीं आए, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। दिनेश शर्मा गए उप मुख्यमंत्री और स्वतंत्र सिंह गए। जगराम ने उसी दिन गाजियाबाद में एक यादव सम्मेलन किया जिसमें अखिलेश यादव चले गए, ठीक। अब और ये देखिए कानपुर में जो होर्डिंग लगी थी कितनी दिलचस्प थी। एक तरफ मोदी, भूपेंद्र यादव और योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई थी, और दूसरी तरफ उसी होर्डिंग पे मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी हुई थी, और वो भगवा कलर की होर्डिंग थी। तो ये दावेदारी चल रही है, लेकिन लोगों ने जो कानपुर में मेरी बात हुई कहा
ये सुखराम अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना चाहते हैं, हरमोहन सिंह के लड़के हैं। लोगों का कहना है कि सुखराम कहा करते थे कि साहब मेरे बाप ने मुलायम सिंह को बनाया है। ये बात सत्य है कि हरमोहन सिंह और उनके जो भाई थे यादव महासभा के बड़े पदाधिकारी थे, और जब लोकदल बहुगुणा और लोकदल अजीत वाला जो विभाजन हुआ था 87-88 के दौर में, जब मुलायम सिंह को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया गया था, तब इन्होंने सपोर्ट किया था और इस बात की मुलायम सिंह यादव ने जीवन भर कद्र की, बहुत कुछ दिया इस परिवार को, इसके इर्द गिर्द के लोगों को। लेकिन अभी ये जो मुझे बीजेपी की ये जो यादव वोट की कोशिश है वो बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। 17 और 19 में ठीक ठाक अमाउंट मिला है बीजेपी को, यादव वोट का भी है, यादव बेल्ट का भी। इस बार उतना मिलता नहीं दिख रहा है। पॉलिटिक्स बड़ी, निखिल आप महाराष्ट्र से आते हैं, हम इन यूपी वालों की जब बात सुनते हैं ना, अब पता चलता है कि राजनीति कैसे बदल गई है। इट हैज बिकम वेरी वेरी साइंटिफिक। आप दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकते, साइंटिफिक और लोकलाइज्ड। मैंने पैसे की बात की, इट वुड बी रॉन्ग टू ओनली से कि पैसे की वजह से चुनाव जीता जाता है। आप जब तक उस लोकल राजनीति में पूरी तरह से आपकी पकड़ नहीं आती, यू कैनॉट विन। तो निखिल, आपने शुरुआत की थी प्रियंका गांधी वाड्रा से, तो हम यही कह सकते हैं कि अब जब तक कांग्रेस जैसी पार्टी पूरी तरह से अपने आप को लोकलाइज नहीं कर पाती, लोकल लीडर्स हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में नहीं कर पाती है, हाउ डू यू विन एन इलेक्शन? There are 250 districts, Nikhil, where Congress does not have proper district committees. देश में कितने 720 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है। अगर आप वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप कमजोर पड़ गए तो प्रियंका गांधी वाड्रा आए, कोई भी आए, आप चुनाव नहीं जीत सकते। यू कैनॉट विन एन इलेक्शन। ठीक है, समय की कमी है। राजदीप जी अब अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं। आशीष जी, राजदीप जी, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेता नगरी के इस सत्र में अब दूसरे किरदार की बात होगी। प्रियंका गांधी की हम बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की और उनके बहाने पंजाब की हालिया राजनीति में हो रही उठापटक की। हमारे साथ दो गेस्ट हैं। पहले गेस्ट हैं हमारे विपिन पब्बी साहब। आप अध्यापक हैं और आप पत्रकार रहे हैं और पत्रकार पूरी तो जिंदगी रहेंगे और पत्रकारिता के ही छात्रों को पढ़ा भी रहे हैं। इनफैक्ट उसी के लिए आप फिलहाल सोलन में हैं। दूसरे गेस्ट भी हमारे अध्यापक हैं, प्रोफेसर आशुतोष कुमार। दोनों गेस्ट का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। पहले ओपनिंग रिमार्क्स हम चाहते हैं हमारे दोनों गेस्ट के, पब्बी साहब भी और डॉक्टर कुमार। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से खुद को कैरी कर रहे हैं पंजाब पॉलिटिक्स में और जो ऑप्टिक्स उसकी पूरी रही है, उसके पीछे आपको क्या लाइन ऑफ थॉट दिख रहा है? क्योंकि जैसे दो बहुत बेसिक तरीके हुए उसे देखने के लिए। एक जो लाइन ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि आपकी सियानी उम्र में जब आपके मेजर रोल्स आप पूरे कर चुके हो, उसके बाद आपको थोड़ा ऐसी सलाह इनफैक्ट उनको एक उनके साथी लीडर ने दी भी थी कि आप लैम्प खाइए, शाम को आप बैठिए, इस तरह के आपको वहां आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक ग्रेसफुल एग्जिट आपको पॉलिटिक्स में मिल जाना चाहिए। दूसरा धड़ा ये कहता है कि नहीं, आपको जितने अनसेरेमोनियसली ट्रीट किया गया है उसका आप बदला भी लें। कैप्टन इन दोनों, कैप्टन ने ऑब्वियसली सेकंड चीज को चुना है, लेकिन उसका मटेरियल इफेक्ट कितना हो सकता है, क्या कोई टैंजिबल असर हो सकता है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। पहले ओपनिंग रिमार्क्स लेंगे अपने दोनों गेस्ट से। हाँ, मुझे लगता है कि कैप्टन जो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मतलब बेइंसाफी हुई और ह्यूमिलिएशन की बात कर रहे हैं वो, तो ये तो शीशे की तरह साफ था पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, अब तो कुछ समय बीत गया, कि हाई कमांड कैप्टन को रिप्लेस करने के पक्ष में थी। दूसरी बात ये भी है कि हाई कमांड ने उनको मौका भी दिया, जो 18 सूत्री जो उनको हाई कमांड ने दी कि भाई आप इन पर वर्क करें, तो उसके बाद भी कैप्टन ने इसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। कम से कम मीडिया में जो खबरें आई तो ऐसा तो नहीं लगा कि कैप्टन वाज ऑन अ वॉर फुटिंग एंड ट्राइंग टू implement all those demands, I mean fulfill all those demands which were raised by MLAs. तो कहीं ना कहीं ये तो एक जो दोनों के बीच में, हाई कमांड और कैप्टन के बीच में जो चल रहा था, ये एक तरह से कवायद चल रही थी, तो ये बात बिल्कुल साफ थी कि कैप्टन इज ऑन हिज वे आउट। ठीक है, तो अगर ये कैप्टन कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल इम्कान नहीं था, अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है।
आपने देखा होगा कि कैप्टन पहले भी उसके अमित शाह से मिलकर आए थे, और एक तरह से सत्ता के गलियारों में ये खबर तो थी कि कैप्टन जो है वो बहुत ज्यादा हाईकमांड उनके पक्ष में नहीं है उनको बनाए रखने में। तो और दूसरी बात ये भी है कि कैप्टन के साथ मतलब ये कह सकते हैं कैप्टन की बहुत सारे एमएलए को साइन करवाया गया मेरे खिलाफ और ये मेमोरेंडम पे, लेकिन ये बात भी तय है कि पिछले 1 साल से सुगबुगाहट चल रही थी कांग्रेस के अंदर। बहुत सारे एमएलए और उनके कुछ मिनिस्टर भी उनके खिलाफ बोल रहे थे, और एक तरह से ये बात हो रही थी कि भाई जो चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में शायद हमें ये मुश्किल हो सकती है, तो ये चीजें थी। अब कैप्टन अगर कहते हैं कि नहीं मेरे साथ ह्यूमिलिएशन हुआ, तो ये जो कार्ड विक्टिम कार्ड वो प्ले करेंगे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इससे उन्हें कुछ सहानुभूति मिल सकती है जनता की। तो ठीक है, वो एक राजनीतिक दांव है और वो इसके लिए स्वतंत्र हैं कि इस तरह के दांव वो खेलें, है ना। लेकिन जब उनके जो आप देखेंगे कि जिस दिन उनको वो हटे, जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उस दिन भी जो उन्होंने राजनीतिक भाषा बोली, जो पॉलिटिकल लैंग्वेज बोली, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी की बात की, बॉर्डर की बात की, पाकिस्तान की बात की, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लैंग्वेज से काफी कुछ मिल रही थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल लैंग्वेज और ईडीएम बिल्कुल बदल डाली। जी, मैं काफी सहमत हूँ आशुतोष जी से। इनफैक्ट जब से नवजोत सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाया गया पंजाब कांग्रेस का, उस दिन से साफ जाहिर था कि इनके अब जो दिन है वो नंबर्ड है, वो ज्यादा देर नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी ये स्पेकुलेशन होती थी कि क्या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जाएंगे, इतना तो जाहिर था कि उन्होंने जाना ही जाना। लेकिन हुआ ये कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी सारा कुछ बनता गया, और नवजोत सिद्धू जो है, जो काफी एग्रेसिव नेचर के इंसान हैं, तो वो शायद बहुत जल्दी में थे, तो इसलिए उन्होंने वो सारा जो रोज के स्टेटमेंट्स देने उनके खिलाफ शुरू कर दिए, पब्लिक में ही अपनी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करते रहे, अपने कांग्रेस को ही डैमेज करते रहे। तो मेरे को लग रहा है कि सारी चीजों को सोच के कांग्रेस को लगा कि ये शायद ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा खफा हो जाए कि शायद निकल जाएं कांग्रेस से और वहां जाकर हमें शायद ज्यादा तकलीफ दें। इससे अच्छा कि हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर रह के शायद हमें कम डैमेज हो सकता है कि ये तरीका ये इनके माइंड में बैठा हो। लेकिन इतना जग जाहिर था कि अमरिंदर सिंह के दिन जो है वो नंबर, और अब अमरिंदर सिंह जो है वो चाहे अब कह रहे हैं कि मेरी बड़ी ह्यूमिलेशन हुई है, लेकिन उन्होंने वो इनवाइट भी किया, या तो वो पहले रेजिग्नेशन दे देते कि ठीक है नवजोत सिद्धू को आपने बनाया मेरे कहने के बावजूद तो मैं जा, वो भी उन्होंने नहीं किया। और अब फिर वो कह रहे हैं कि अचानक कि जी अब तो मैं तो जो है मैं बहुत ह्यूमिलेट फील किया हूँ, हुए भी हैं, उसमें कोई शक भी नहीं है। और अब उन्होंने ये साफ कह दिया कि अब मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, एक सूत्रीय, और वो कि नवजोत सिद्धू को मैंने नहीं बनने देना, वो जहां से भी कंटेस्ट करेंगे वहां से मैं लड़ाऊंगा किसी को, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दूंगा, ये वर्ड है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देंगे उनके खिलाफ। और उनका एक पॉइंट प्रोग्राम ये है कि मैंने कांग्रेस को हराना है, क्योंकि वो नवजोत सिद्धू को उसमें लीड कर रहे हैं। सो कोई पॉजिटिव चीज नहीं दे रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो नेगेटिव दे रहे हैं कि मैं इनका बदला लूंगा, जिससे हम पंजाबी में कहते हैं मैं खुंदक में हूँ, वो खुंदक दिखा रहे हैं इस चीज। मैं पवित्र साहब इसी पॉइंट पर आना ही जा रहा था, दोनों गेस्ट से हम प्रतिक्रिया लेंगे कि कैप्टन अमरिंदर बातें तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे, और अंदर खाने से इस तरह की चर्चा है कि हो सकता है कि बीजेपी से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक उनका अलायंस हो, और वो कुछ इस तरह का होगा कि वो कोई एक कंसेशन फार्म लॉस पे मिलेगा, और उस दिशा में ये चीज जाती दिख रही है। मैं समझना चाहता हूँ कि ये थ्योरी में जितना अच्छा लगता है कि आप वो 2 और 2 4 या 5 या 6 जितना भी बना के ले लेते हैं किसी फॉर्मूले से, क्या पंजाब की अभी जमीन पे कोई ट्रैक्शन कैप्टन के लिए रह गया है, या फिर पंजाब मूव ऑन कर गया है? कभी साहब मेरा ये कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कुछ अपना पर्सनल ऑरा डेफिनेटली है, खासतौर पे जैसे लोग उनको महाराज कहते हैं, कैप्टन के नाम से तो बड़े बड़े जानते हैं, लेकिन महाराज के नाम से मैंने उनको वो इस इलेक्शन में देखा जहां उन्होंने जेटली जी को हराया था, जब मोदी वे बिल्कुल टॉप पर थी, तब भी वो वहां पर अमरिंदर सिंह इतने पॉपुलर थे कि मैं उनके जब देखा कि वो उनके काफिले में मैं भी शामिल हुआ, देखा दोनों तरफ पर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे और महाराज महाराज हुए, तो इसलिए उनका पर्सनल क्लाउड है, चाहे वो कांग्रेस से निकल गए, उनका पर्सनल क्लाउड कुछ एरियाज में डेफिनेटली है, और कुछ उनके साथ सिंपैथी इसलिए हो सकती है, हो जाएगी लोगों की, कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत ही ह्यूमिलेटिंग मैनर से उनको निकलवाया है, वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा
कि आप एक स्टेज पर आते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के आप ओथ लेने वाले हैं और इग्नोर कर देते हैं, आपके बाप की उम्र के हैं और आप वो इग्नोर कर देते हैं और उनके जो बातें करते हैं वो बहुत ह्यूमिलेटिंग वे से है, तो वो कुछ सिंपैथी भी मिल सकती है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू बड़े पॉपुलर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा यूथ में भी पॉपुलर होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग काफी सेगमेंट हैं जो उनको नापसंद करता, वो उनको एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं देखना चाहता। तो ये सारे समीकरण बन रहे हैं। डॉक्टर कुमार, मैं इसी चीज को हम चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें कि क्या कैप्टन के पास अभी उतना टाइम है कि वो कांग्रेस को वाकई डैमेज कर पाए? क्या अगर वो पार्टी फ्लोट करते हैं, सिंबल ले आते हैं और कैंडिडेट्स फील भी कर देते हैं, जैसा वो कह रहे हैं सुंदर की बात, क्या वो कुछ हासिल कर पाएंगे या फिर वो सिर्फ नुकसान ही करता रह जाएंगे? 2012 में जब मनप्रीत बादल ने पार्टी बनाई थी पंजाब पीपुल्स पार्टी, उनको 5% वोट मिला था और उनका इरादा तो था अकाली दल को नुकसान पहुंचाने का, पर नुकसान हो गया कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो अगर ये इस तरह की एक निगेटिव स्ट्रेटजी अपनाना कि हमें 4-5% भी मिल जाए और उससे कांग्रेस का नुकसान होगा, वो यू नेवर नो कि किस तरफ से मुड़ करवट बदलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि एक देखिए हमारी जो जनता है ना, अगर आप CSDS के सर्वे को देखें जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ लोक नीति के, आजकल पार्टी के पहचान के बगैर कैंडिडेट को वोट मिलना मुश्किल होता है। तो आप अगर इतिहास देखेंगे, येदुरप्पा को देखें, कल्याण सिंह जी को देखें, उमा भारती को देखें, माहेश्वर सिंह है, इधर मनप्रीत बादल का नाम मैंने ले ही लिया, तो जितने भी एक अगर आप ममता बनर्जी को छोड़ दें तो बाकी सभी नेता ये कद्दावर नेता थे, इन्होंने अपने दल बनाए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो पार्टी को बनाना, रिसोर्सेज, वोट मोबिलाइजर जुटाना, संगठन बनाना, ये सब बहुत ही इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। और कैप्टन इज ऑन अ डिक्लाइन। अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज, मैं तो वॉच करता रहता हूँ, तो एट 79 ही इज नॉट अ फिट पर्सन, वेरी फिट पर्सन। और उनकी जो लाइफ स्टाइल रही है, जैसा हम पढ़ते रहते हैं, तो ये इतनी ज्यादा ऊर्जा जो चाहिए एक दल बनाने में, दल को चलाने के लिए, दल में पदों की व्यवस्था करने के लिए, ये इतना आसान काम नहीं है। तो अभी तो उनके साथ वो लोग जो आएंगे जिनको इम्कान है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा किसी पार्टी का, या जिनकी पर्सनल लॉयल्टी होगी, वो उनके साथ आएंगे। क्योंकि राजनीति जो है ये बहुत रूथलेस गेम है, पॉलिटिक्स इज अ रूथलेस गेम। सबको पता है कि 79 ईयर ओल्ड, तो ज्यादा दिन, मतलब एक एज फैक्टर तो एक होता है ना। हालांकि हमारे राजनीति के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं, ये भी एक हमारे एक निशानी है कि सभी लोगों के लिए राजनीति नहीं है भारत की राजनीति। लेकिन लोग तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना कि कैप्टन के साथ हमारा भविष्य कितने दिन तक चलेगा। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म गेन होगा। बीजेपी भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए उनके साथ आएगी, क्योंकि बीजेपी आज काफी मुसीबत में है पंजाब में, तो उनको एक पहचान मिलेगी। वो ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई, हम कम्युनल पार्टी नहीं है, एक सेक्युलर नेता भी हमारे साथ जुड़ा है और हम संगठन चला सकते हैं, हम कोलिशन चला सकते हैं। हमारे सारे पार्टनर नहीं जा रहे, शिवसेना चली गई, ठीक है, लेकिन देखो एक नई पार्टी अकाली दल ने भी नाता तोड़ दिया, पर एक सेक्युलर लीडर, एक जैसा पपी साहब कह रहे थे, मजा हुआ नेता, एक कद्दावर नेता हमारे साथ आया है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक जो जिसको आप कहते हैं फील गुड फैक्टर या इमेज बिल्डिंग, जो भी कहें, वो भी बीजेपी को एक फायदा होगा। तो दोनों के लिए शॉर्ट टर्म गेन है। मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज से 5 साल के आगे की सोच रहे हैं। उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, नकारात्मक है। उनकी सोच, जैसा पपी साहब ने कहा, खुंदक शब्द का इस्तेमाल किया, तो पंजाब में पपी साहब को पता है हम लोग वेंडेटा वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये एक वो जो जाटों की जो भाषा होती है कि मतलब उसी दिखा दवांगा, आई मीन पंजाबी मुझे उतनी नहीं आती, तो ये दिखा देने वाली बात है। तो ये तो कैप्टन के लिए तो बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन जनता इससे कहां तक प्रभावित होगी ये देखने वाली बात है। जहां तक नवजोत जी की बात है, नवजोत जी बहुत अच्छे टीम लीडर नहीं है। देखिए, भाषण दे देना, मनप्रीत बादल भी बहुत अच्छे भाषण देते थे, वो तो शेरो शायरी और मतलब ही से स्कॉलर, लेकिन मनप्रीत बादल ने
भगत सिंह को भी इन्वोक किया था, बहुत लंबी स्पीचेस दी थी और यात्रा की थी उन्होंने, लेकिन क्या नतीजा निकला? तो जो भारत की जो चुनावी राजनीति है ना, इसमें पैसे का जोर होता है, जो वर्कर्स हैं उनका जोर होता है, कैंडिडेट्स का जोर होता है, ये सारी चीजें मिलकर आती हैं। तो एक बंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह कितने बड़े नेता रहे हों, जब वो बड़े नेता थे तो वो कांग्रेस में थे और वो सत्ता में थे, है ना। अब वो कांग्रेस में नहीं है, वो सत्ता में नहीं है। आज वो कह सकते हैं कि मैं एक हारा हुआ सिपाही हूं और मैं जीतना चाहता हूं, तो हारे हुए जनरल के लिए तो आपको नेपोलियन बनना पड़ेगा ना, और नेपोलियन वाज नॉट लाइक इन हिज ओल्ड एज और इन अ डिक्लाइंड एज, है ना जी। अंतिम प्रश्न जिस पे हम अब बात करेंगे वो ये कि जिस तरफ ये बातचीत जा भी रही है कि कैप्टन अगर पार्टी फ्लोट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक उसमें एक इनरोड दिख रहा है इनटू पंजाब, जिसको उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया था अलायंस टूटने के बाद से, और जो किसान आंदोलन के बाद में बीजेपी का एक ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी अब पंजाब के इलेक्शन को उतना सीरियसली नहीं लेगी, वो बाहर से जितनी चीजें हो सकती है, हो सकता है कि वो हिट एंड रन बीच बीच में करते रहें, कुछ कुछ अपनी गतिविधि करते रहें, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि उनको उसका रिजल्ट पहले से पता है। अब ये चीज क्या थोड़ी सी बदलेगी? कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी ले सकती है कैप्टन अमरिंदर का, उस अलायंस का? और अगर इस तरह से कोई चीज बातचीत हो रही है तो किस तरह की रीअलाइनिंग कांग्रेस और बाकी पार्टियां कर रही हैं जो पहले एक जो पावर कंटेंडर्स हैं पंजाब में? पहले पब्बी साहब, फिर डॉक्टर कुमार। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं रीजनल पार्टी बनाऊंगा और इनकी जो बैकिंग है वो बीजेपी से होगी, पर मेरे को लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी बनाने की सोच रहे हैं वो एक रैग टैग ऑपोजिशन पार्टी होगी। इसका मतलब है कि जो डिसग्रंटेड लोग हैं, अकालियों में जो डिसग्रंटेड हैं वो आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी किसी को टिकट नहीं मिली वो आ जाएगा, कांग्रेस में किसी को टिकट नहीं मिली वो आ जाएंगे। तो इसलिए कोई वो ऐसा कोई खास आइडियोलॉजी के साथ या किसी और ऐसे चीज के साथ नहीं जा सकते कि मैं एक बहुत बड़ा अच्छा काम करने आगे के लिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ठीक है, बीजेपी को एक थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा कि हाँ मुझे जी एक ऐसा हमें ऐसा लीडर मिल गया है, लेकिन ये भी बीजेपी की बड़ी भूल होगी अगर वो समझेंगे कि इनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है, ये तो रूल्ड आउट है। तो ज्यादा इनका जो मकसद या मेरे को लग रहा है कि जो ये कर सकते हैं वो ज्यादा नुकसान ही कर सकते हैं, कोई फायदा किसी का ज्यादा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि बीजेपी को थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल फेस दे देगा, बस इतना ही। मुझे तो लगता है कि मैं पब्बी साहब की बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि बीजेपी को पहली बार 117 सीटों का मौका मिला है। अभी तक 23 सीटों पे वो सिमटे रहते थे और उनको तभी भी अकालियों ने बढ़ने नहीं दिया, बल्कि कर्नाटक और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा सब जगह बीजेपी ने फायदा उठाया क्षेत्रीय दलों के साथ संगठन करके। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां अकालियों ने उनको बढ़ने नहीं दिया और ना उनकी कोई पकड़ बन पाई, ना उनका कोई नेता बन पाया जिसकी कि पूरे पंजाब में पहचान हो। और जब वो मिनिस्ट्री में भी थे तो ये आम तौर पे समझा जाता था कि उनके मिनिस्टर की बिल्कुल नहीं चलती। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनके मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर से या इवन सुखबीर बादल से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो ये तो हालात थे, आरोप भी लगते थे बीजेपी के मिनिस्टर के बारे में। तो बीजेपी के पास तो कुछ भी होने को नहीं था, सब कुछ पाने को है। तो अभी तो मुझे लगता है कि जैसा पब्बी साहब की बात से भी मुझे लगता है और मैं थोड़ी बहुत इस पर सोचता भी हूँ कि बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। देखिए, बीजेपी को एक लंबी लड़ाई लड़नी है। पहली बार उनको मौका मिला था कि वो 117 सीट्स पर अपने कैंडिडेट उतार सकते थे, भले ही वो हार जाते, जमानत जब्त हो जाती, लेकिन उनको चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप देखा आपने कि यूपी में कांग्रेस की इसलिए डिक्लाइन हुई कि कांग्रेस ने संगठन करना शुरू कर दिया, अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करने शुरू किए। तो अगर कैप्टन के साथ वो जाते हैं तो कैप्टन तो पूरा जिम्मा लेना चाहेंगे, पूरी अगर कुछ भी सफलता मिलती है तो उसका ठीकरा जो है कैप्टन के सर पे पड़ेगा कि देखो मैंने तुम्हें इतनी सीटें दिलवा दी। और कैप्टन उनका लीडरशिप स्टाइल तो बदलने वाला नहीं है। जब हाई कमांड नहीं बदल सका तो उनका बीजेपी वाले बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा ज्यादा गेम नहीं है बीजेपी को। हाँ, बस यही है कि जो मैंने कहा ना कि देखिए बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा पंजाब इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 सीटें हैं, बॉर्डर स्टेट है, सिख मेजॉरिटी स्टेट है और बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है और सेना भी उनकी एक वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है
और सिख सेना में काफी संख्या में है। तो बीजेपी का जो कंसर्न है अकालियों के साथ वो इसलिए भी रहे क्योंकि उनको फायदा नहीं था। मुझे पता है कि बहुत सारे बीजेपी के नेता काफी दुखी रहते थे जो राजनीति थे, और अरुण जेटली को वो दोष दिया करते थे कि भाई हमें तो बिल्कुल ही इन्होंने दबा के रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की जो हाई कमांड है उनके लिए पंजाब का नजरिया कुछ अलग है। एक तो एक कोल्ड कैलकुलेशन है कि भाई 13 सीट्स हैं, ज्यादा में कितनी सीटें मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी। दूसरी ये भी है कि भाई सिख मेजोरिटी स्टेट है, इनको ज्यादा छेड़ो नहीं क्योंकि पास्ट रहा है पंजाब का, वो भी, और सेना का भी फैक्टर है, पाकिस्तान फैक्टर है। तो वो कैप्टन के साथ आना चाहिए क्योंकि कैप्टन ने एक इमेज बनाई हुई है कि वो पंजाब के लिए लड़ सकते हैं, एक फौजी हैं और एक मिलिट्री हिस्टोरियन है, एक क्रेडिबल मिनिस्ट्री है। मतलब ही इज नॉट लाइक कि जो हमारे नेता है ना जो अखबारों में लिख देते हैं अपने नाम से जबकि सबको पता होता है किसने लिखा है। लेकिन कैप्टन के बारे में आप ये नहीं कह सकते, कैप्टन इज अ सीजन्ड इंटेलेक्चुअल। तो ये सब चीजें उनको फायदा हो सकती है। लेकिन मैं तब भी कहूंगा, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा कि बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए, 117 सीट्स में लड़ना चाहिए। हार जाएंगे ठीक है, कोई बात नहीं, अब पहले भी कितना जीतते थे, है ना, पहले भी जो जीतते थे कहा जाता था तालियों के बल पर जीते। अब जीतेंगे तो कहेंगे कैप्टन ने इनको जितवा दिया। उससे अच्छा है कि खुद लड़ो और लड़कर हारो, ताकि 5 years onwards, 10 years onwards you can have the good candidates and you can have workers। लेकिन अभी अगर इनके साथ सीटों का समझौता होता है और मुझे लगता है कि कैप्टन को ज्यादा सीटें नहीं चाहिए होंगी, वो मालवा में सीटें चाहेंगे और हो सकता है कि उधर माझा में भी कुछ सीटें वो मांगे, तो ठीक है। ये अगर सीटों के बंटवारे पे सहमति हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत उत्सुक होगी। बीजेपी ने अभी स्टेटमेंट दे दिया है लेकिन कैप्टन अपने पत्ते नहीं खोल रहे, बता रहे हैं कि मैं पार्टी बनाऊंगा लेकिन बना नहीं पा रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ अड़चन है। रिसोर्सेज की भी बात हो सकती है, वर्कर्स की बात हो सकती है, आरएसएस का क्या रवैया है कैप्टन के बारे में, ये सारी चीजें आएंगी। कैप्टन का भी तो बहुत, अगर आप कहते हैं पंजाब में अगर मिस गवर्नेंस हुई है तो कैप्टन ही थे ना सूत्रधार, ये सारी चीजों के कौन था, हाईकमांड तो यहाँ नहीं थी, है ना जी। ऑन दैट नोट नेता नगरी के इस सत्र को हम कंक्लूड करते हैं, अगले सत्र की ओर जा रहे हैं। डॉक्टर कुमार की उस बात से मैं भी कंकर करना चाहता हूँ विद माय लिमिटेड नॉलेज जो हम रखवाले के एपिसोड करते हैं। कैप्टन ने जो मिलिट्री हिस्ट्री लिखी है उसको काफी मतलब वो हाईली रिगार्ड किया जाता है। हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम रही है मिलिट्री हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि वो या तो वो जिंगोइस्टिक टोन में लिखी जाती है या फिर एक जो दूसरे उसके क्रिटिक है वो एकदम डिफीटिस्ट मतलब चित्रण है, और ये हमारी सारी लड़ाइयों के साथ में हुआ है। उस चीज में वहां पे कैप्टन एकदम फ्रेश वॉइस की तरह है कि जैसे चीजें घटी हैं वैसे वो प्रेजेंट करते हैं। तो वो मिलिट्री पॉलिटिक्स में जरूर मेरी समझ कम है, लेकिन वहां पे मैं भी कहूंगा कि हाँ कैप्टन की अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन राजनीति उनकी उन किताबों से तो आगे बढ़ने वाली नहीं है। राजनीति एस्ट्यूट डिसीजंस और सुलझी हुई सोच से आगे बढ़ती है। अगर वो दिखाएंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। हमारे दोनों गेस्ट ने हमारे लिए वक्त निकाला है, वीकेंड बिल्कुल दहलीज पे है, उससे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी तरफ से भी, अपने दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद। नेता नगरी में आखिरी सत्र होता है फुर्सत की सलाह का। इस हफ्ते की जो फुर्सत की सलाह है वो मेरे साथी निखिल आपको देंगे कि इनके पास शायद फुर्सत हो। अब हमारी फुर्सतों का दौर थोड़ा सा बीत गया है डबल संपादकी के फेर में, तो अब मेरे नौजवान साथी निखिल जी इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। मेरी फुर्सत की सलाह यही है कि पहला मौका पाते ही किसी जल स्रोत के पास जाकर बैठिए। जैसे मैं इस शूट के तुरंत बाद बेतवा नदी के किनारे जाके बैठने वाला हूँ, ताकि चित्त दुग्धता कुछ कम हो, चित्त को शांति मिले। और सवाल सिर्फ वाटर सोर्सेज के पास बैठने का नहीं है, सवाल ये भी है कि हमारी चिंताओं का हिस्सा हो कि नदियां कैसे साफ रहें, और वो सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने में भर करना हो। मैं पिछले दिनों कानपुर में था, गंगा बैराज के इर्द गिर्द या कोयला घाट पे गंगा नदी को देखना एक सुखद अनुभव था। उससे पहले फर्रुखाबाद में, फिर पचनदा में, हमारे बुंदेलखंड में, और अब बेतवा का हिस्सा। तो नदियां अगर आपकी आंखों को सुख दे रही हैं, आश्वस्त दे रही हैं, तो नदियां हो, तालाब हो, इनको बचाया जाना, इनको पुनर्जीवित किया जाना। कई तालाबों पे कब्जे हो गए, ये बड़ा जरूरी है।
मुझे अनुपम मिश्र जी की एक किताब याद आ रही है, आज भी खड़े हैं तालाब। उस किताब को खोज के पढ़िए, और उसी विचार परिवार से आने वाले सोपान जोशी की किताब जल थल मल, इसको जरूर पढ़िए। ये 2 किताबें हैं जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। बाकी जो कि मैं यात्रा पर हूँ, तो ना तो ज्यादा कुछ नया पा रहा हूँ, ना कुछ नया सुन पा रहा हूँ, लेकिन लोगों को इतना देख और सुन पा रहा हूँ कि जीवन रोज समृद्ध हो रहा है। बाकी आगे बात हमारे साथी रखेंगे। आप अपना भरपूर ख्याल रखिए। क्योंकि मैं फील्ड पे हूँ, तो मैं फिलहाल यहाँ से इजाजत लेता हूँ, और 2 बार से सवाल नहीं हो पा रहा है। अगली बार विस्तार से 20-25 सवालों का सवाल जवाब होगा। शुक्रिया सौरभ, और आपको बधाई नेता नगरी की टीम की तरफ से भी डबल संपादकी पे। एक जो पहली फुर्सत की सलाह है, खास पश्चिम उत्तर प्रदेश कह लीजिए या उससे लगे हुए इलाके बुंदेलखंड वालों के लिए है। झांसी में ललन टॉप अड्डा होने वाला है इस 24 अक्टूबर यानी रविवार को, और 3 के पास दोपहर 3 बजे के आसपास हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। उससे पता है मुक्त काशी मंच झांसी। तो अगर आप झांसी के आसपास रहते हैं, बुंदेलखंड में है, थोड़ा ट्रैवल करके जा सकते हैं, ललन टॉप की टीम से मिलना चाहते हैं, तो आप जरूर अड्डे में तशरीफ लाइए। मजेदार बातचीत होगी, ढेर सारे सेशंस हमने प्लान किए हुए हैं। और एक छोटी सलाह इसके साथ नथी करके मैं देख रहा हूँ कि अगर आपके पास वीकेंड खाली है तो हाउस ऑफ सीक्रेट्स आप चेक कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे बहुत बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई है, मिनी सीरीज कह लीजिए। इंडिया में क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा या बहुत अच्छा काम इधर कुछ दिनों से हुआ नहीं था, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, और अगर हुआ था तो हम ओटीटी पे इतना सुलभ नहीं था वो। हाउस ऑफ सीक्रेट्स उस चीज को तोड़ती है, एक शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज आए। बुराड़ी जो मास सुसाइड केस हुआ था, उसको लेके जो हमारी इग्नोरेंस रही, चाहे प्रेस की हो चाहे आम लोगों की हो, उससे समझने में, उसे बूझने में कि वहाँ क्या घटा था और उससे क्या कोई हम सबक ले सकते थे एक समाज के तौर पे, उन सारे सवालों को टटोलने की कोशिश करती है हाउस ऑफ सीक्रेट्स। चाहे तो देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। इसी के साथ हम नेता नगरी के इस एपिसोड को खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्ते।